हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे आपकी बायोलॉजी की क्लास के बारे में। क्लास 10th की पूरी बायोलॉजी आज इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको इसमें एक एक क्वेश्चन ऐसा बता दूंगा जो आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इस वीडियो में हम आपके ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे, उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में आपको एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आते हैं, उसी फॉर्म में मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बायोलॉजी का सारा पढ़ लेंगे, सारे टॉपिक कवर कर लिए, सारे क्वेश्चन कर लिए, पर वहां पेपर पे जाके फिर आपको डाउट आ गया, कंफ्यूजन हो गई, पेपर का हो नहीं पाया। इसलिए मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा आज सारे जो आपके पेपर में आएंगे, और जिस फॉर्म में वो क्वेश्चन आएंगे उसी फॉर्म में हम आपके सारे क्वेश्चन करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको मैं क्लियर करके बता दूंगा कि यही क्वेश्चन इस फॉर्म में ऐसे आएगा पेपर में। लास्ट तक बेटा वीडियो में बने रहो। ये आपकी 10-20 मिनट की वीडियो आपकी पूरी बायोलॉजी कवर कर देगी। आपका एक एक क्वेश्चन आपको बता देगी इस क्वेश्चन में ऐसे आएगा, इस तरह से आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, वो मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको 10 मार्क्स पेपर आएगा। सबसे ज्यादा पेपर आपको बायोलॉजी के इसी चैप्टर से आएगा। तो देखो, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, स्टेट दी रोल का मतलब क्या है, आपका फंक्शन। भाई 100% आएगा, 100% गारंटी दे रहा हूं इसकी कि आपको इसमें रोल, स्टेट का रोल, आपको ये रोल 100% पेपर में पूछेगा ही पूछेगा, डायरेक्ट ऐसी फॉर्म पूछेगा। इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन आएगा कि आपने कोई, आपको जैसे देखो लाइपेज, ट्रिप्सिन, ठीक है, ये आपको सारे के सारे आपके इनमें से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी भी पार्ट में से पूछ सकता है कि इसका फंक्शन बताओ। फंक्शन के बेसिस के ऊपर आपको डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछाएगा, कोई टर्म बताई जाएगी, आपको पूछाएगा इसका फंक्शन क्या है, और फंक्शन के ऊपर आपका 100% क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, 110% की गारंटी इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हुज नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट। आपने वो पार्ट बताना जिसमें ये नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। आपको पता है किसमें प्रेजेंट होता है, किडनी में। 100% बेटा ये आपके क्वेश्चन छप गया, 100% आएगा बेटा, 100%। इस बात की गारंटी है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्वेश्चन ना आया हो। 100% ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्वेश्चन आता ही आता है। किसी पर टाइप से वो क्वेश्चन पूछ ले, 100% यहां से आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। डिपेंड करता है आपको 2 मार्क्स का बन रहा है, डिपेंड करता है आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है। 100% क्वेश्चन आएगा। उस पर आपको क्या पूछा, इसकी स्ट्रक्चर बेटा आपने इसकी अच्छे से करके जानी है। और उसके बाद उसके पूछे फंक्शन। भाई फंक्शन से तो इतने क्वेश्चन आएंगे, आपको हर एक चीज का अपने फंक्शन रख के जाना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, स्टेट द रोल ऑफ एटीपी, एनर्जी करेंसी के बारे में पूछ रहा है। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एटीपी के रिगार्डिंग आपको एमसीक्यू भी आ सकता है इसमें, आपको एमसीक्यू 2 मार्क्स पेपर भी इसमें आ सकता है। उसके बाद आपको मुझे व्हाट इंश्योर सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। आपको पता है किसका आंसर क्या है, स्टोमेटा। ये आपको डायरेक्ट ऐसे पूछेगा, इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन आएगा, इसी फॉर्म में, इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन पूछेगा जो आपको यहाँ पे सारे दिख रहा है। स्टेट का कंडीशन, वो कंडीशन बतानी है आपने। एक ऐसी कंडीशन बताओ आप जिसमें आपको डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के बारे में पूछा गया है, इन प्लांट्स के बारे में। ठीक है, आपको इसमें साफ क्या आंसर मिल रहा है। ठीक है, ये 100% आएगा कि आपको डायरेक्शन पूछी जाएगी, आपको इसमें डायरेक्शन 100% पूछी जाएगी कि डिफ्यूजन के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी किसमें, इन प्लांट्स एंड एनिमल। और आपको मैं एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, प्लांट्स के बारे में जाइलम एंड फ्लोएम का क्वेश्चन मत छोड़ के जाना। प्लांट्स के बारे में जाइलम एंड फ्लोएम का क्वेश्चन मत छोड़ के जाना। 100% जाइलम और फ्लोएम से आपको क्वेश्चन बढ़ेगा ही बनेगा। पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि प्लांट्स के बारे में जाइलम या फ्लोएम के बारे में क्वेश्चन आ गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट, हाउ डज द प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन अब स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे। ये क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में आएगा, ऐसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि आपको डेजर्ट प्लांट की में फोटोसिंथेसिस बताओ जब स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं ड्यूरिंग डे में। ठीक है, नेक्स्ट देखो रेस्पिरेटरी पिगमेंट में देखो आपको रेस्पिरेटरी पिगमेंट का क्या काम करती है यहाँ पे। ठीक है, एयर जो आपको एयर को अंदर लेके जाती है, वहां पे उसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कहां पे होती है आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ऐसी आपको क्वेश्चन पूछाएगा कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट से आपका ऑलवेज क्वेश्चन आता ही आता है। पिछले 4 पेपर उठा के देख लो, आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट से 100% क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको गिव रीजन, भाई ये नहीं छोड़ के जाने, इसके बिना आपका काम चलेगा ही नहीं। गिव रीजन से आपको क्वेश्चन आता ही आता है, 100% ये क्वेश्चन आएगा आपको। ये 3 गिव रीजन आपके इतने ज्यादा इंपोर्टेंट है। डायफ्राम, फ्लैटेड एंड रिब्स आर लिफ्टेड अप व्हेन वी ब्रीथ इन। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपके इतने ज्यादा इंपोर्टेंट गिव रीजन है। बाकी गिव रीजन को बेटा ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन 3 गिव रीजन को फोकस करो, सिर्फ इस 3 गिव रीजन के ऊपर फोकस करो, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे, जैसे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। 100% बेटा इनमें से ही पेपर आएगा। 5 क्वेश्चन करवा दिए, 5 में से आपको 3 क्वेश्चन
लाइफ प्रोसेस के बारे में 100% पेपर में पढ़े होंगे। लिख के रहो बेटा, इस बात की गारंटी मेरी। और इसके साथ बेटा हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लाइफ प्रोसेस में 100% पेपर में आएंगे। और इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इन द लाइफ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वेओलाई। भाई मैंने आपको एक बार पहले रिपीट कर दी कि फंक्शन के बेसिस के ऊपर आपका 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जो जो आपके फंक्शन आपने याद करने हैं, ऐसा नहीं है आपने हर एक का फंक्शन याद करना है, इसका फंक्शन रख लो, इसका फंक्शन रख लो, इसका फंक्शन रख लो। हर एक का फंक्शन आपने नहीं याद करना, आपने सिर्फ उसी का फंक्शन याद करना है जो आपको मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। सिर्फ आपने उसी के फंक्शन याद करने हैं। अगर आप उसी के फंक्शन याद कर लोगे तो आपका प्रोजेक्ट कवर हो जाएगा भाई, हो जाएगा। 100% गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। तो इसमें आपको देखो स्टेट फंक्शन ऑफ एल्वेओलाई। एल्वेओलाई का फंक्शन आपका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके पेपर में आता है कि इसका फंक्शन बताओ हमें। उसके बाद देखो डिफाइन द रेटिंग ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक एनिमल्स इज फास्टर। जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उसकी ब्रीथिंग फास्ट होती है, वो क्यों होती है इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। इसका आपको गिव रीजन है। देखो गिव रीजन से ये क्वेश्चन आएगा, ये गिव रीजन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट 3 से 4 बार ये आपका रिपीट हो चुका है, हर बार यही पूछा जाता है, हर बार यही पूछा जाता है। सीबीएसई का ये पक्का फेवरेट बन चुका है कि इसी को ही आपने गिव रीजन लिखना है कि एक्वाटिक एनिमल की ब्रीथिंग रेट होती है वो फास्टर होती है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से। और यही आपका गिव रीजन इस साल पूछा जाएगा, 100% गारंटी दे रहा हूं इस बात की। और उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भाई, ये तो इसके पक्का ही है, 100% लिख के ले लो, 100% लिख के ले लो। ये आपका चार्ट पक्का आएगा, ये चार्ट आपका 100% पक्का आएगा, 100% की गारंटी दे रहा हूं, पक्का आएगा ये। उसके बाद देखो ग्लाइकोज, इसमें क्या है, क्या है ग्लूकोज। ग्लूकोज को इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म क्या बनेगा आपका पायरोवेट, क्या बनेगा आपका पायरोवेट। और इसके बाद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, आपका क्या बनेगा यहाँ पे CO2, क्या बनेगा आपके यहाँ पे CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी क्या होगी बाहर होगी। इसका ना पूरा फ्लो चार्ट है आपका। ग्लूकोज के बाद उसका आपने क्या करना है, साइटोप्लाज्म के प्रेजेंस क्या होती है आपकी पायरोवेट, उसका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये पूरा आपका एक फ्लो चार्ट है भाई। उसको रट के जाओ 100%, रट के जाओ, रट के उसको 100% पक्का आपके बायो में चार्ट पढ़ा होगा, पक्का आपके 2 या 3 मार्क्स में वो चार्ट आएगा ही आएगा 100%। देखो पूरा फ्लो चार्ट विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, प्रेजेंस ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, कई बार आपको पूछा जाता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये तीनों के तीनों आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपसे पक्का आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन आपका 7 स्टार में है, ये वाला क्वेश्चन आपका 7 स्टार में 100% पेपर आएगा, 100% पेपर में छपा होगा आपके पेपर में ये। उसके बाद नेक्स्ट देखो आपका ऑर्गेनिज्म व्हिच ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी कैन ऑब्जर्व। इसमें आपने एक नेम बताना है, उस ऑर्गेनिज्म का नेम बताना है। इसका नेम क्या है, फंगी। इसका नेम क्या है आपके पास यहाँ पे, फंगी, ठीक है। उसके बाद आपने एसेंशियल रीजन यही याद करके है, यही एसेंशियल रीजन वहां पे पढ़ा होगा आपको, यहाँ पे पेपर में देखना, यही एसेंशियल रीजन आपका वहां पे पढ़ा होगा, 100% गारंटी दे रहा हूं। ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट सेल्स ऑफ लॉस ऑफ ब्लड, बिल्कुल सही बात है। इसमें ब्लड क्लॉटिंग इज ड्यू टू द ब्लड प्लाज्मा एंड व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट इन द ब्लड सेल, ये आपका गलत है। तो इसका एसेंशियल क्या होगा आपका ट्रू, और रीजन क्या होगा आपका इसका गलत, ठीक है। यही आपके पेपर में आएगा, 100% बता रहा हूं। यही एसेंशियल रीजन एक है जो आपका हर बार पूछा जाता है, और यही आपके इस बार आएगा, छपेगा भाई, 100% बता रहा हूं। ये एसेंशियल रीजन आपका 100% आएगा। इसी 9 क्वेश्चन में से आपके, इसी 9 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन करवा दिया आपको मैंने लाइफ प्रोसेस के 9 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन पक्के हैं इसमें, और इसी फॉर्म में आएंगे, इसी फॉर्म में आएंगे, रट के जाना इसको, रट के 100% पक्के है आपके। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आपके, ये है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब ध्यान से देखो भाई, आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे डाउट होता है कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इतना टर्म्स इसमें याद रखने वाली हैं। तो मैं कह रहा हूं कि बेटा आप सिर्फ ये 6 क्वेश्चन कर लो, ये 6 क्वेश्चन कर लेना अगर आपने, तो 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपका सारा चैप्टर ये कवर हो जाएगा। क्योंकि यही 6 क्वेश्चन आपके हर बार रिपीट हो रहे हैं, हर बार आपके पेपर में यही 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार आपके ये 6 क्वेश्चन में से आपके दिमाग के क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम एक एक डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आप इसमें देखो क्या आपका कि 6 मार्क्स में पड़ेगा आपका इसमें, और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आएगा इसमें आपका रोल ऑफ इंसुलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में आपके आएगा। छप गया, मान लो छप गया ये बेटा आपका 100% आएगा, ये आपका इंसुलिन के बेस। इंसुलिन के ऊपर तो हर बार सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है, चाहे वो कैसे भी पूछ ले, इसमें हर बार इंसुलिन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। रोल पूछा है बेटा आपको इंसुलिन का, इस रोल मतलब आपको फंक्शन, आपको पता है इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, जो बॉडी में आपकी ब्लड शुगर होती है उसको क्या करती है, शुगर लेवल को डिक्रीज करती है, शुगर लेवल को क्या करती है बेटा, ये डिक्रीज करती है, ठीक है। और मेंशन द डिजीज, आपने इसमें डिजीज पता नहीं है और कौन सी इसमें डिजीज हो सकती है, और बिल्कुल सेम एज इट इज बेटा डिक्टो क्वेश्चन बन के आएगा इंसुलिन के बेस के ऊपर। हाउ इज द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ द रिलीज ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी रेगुलेशन, 100% बेटा यही डिक्टो क्वेश्चन बन के आएगा। मैंने आपको पहली वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा, सेम उसी पैटर्न में बताऊंगा जिस पैटर्न में आपको क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे, उसी पैटर्न में बेटा आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिस पैटर्न में आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपको वो हार्मोन जो आपको रेगुलेट करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मेटाबॉलिज्म, उस हार्मोन का आपने इस नाम बताना है जो इन सभी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। आपको पता है उस हार्मोन का नाम क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन। और ग्लैंड कौन कौन सा है आपका, थायराइड ग्लैंड,
हार्मोन कौन सा है आपका थायरोक्सिन हार्मोन, और ग्लैंड कौन सा है आपका थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और आपने इसकी इंपोर्टेंस बतानी है। इंपोर्टेंस क्या है इसकी आपको पता है। अगर आपकी इंसुलिन की आयोडीन, देखो अगर आयोडीन की आपकी डेफिशिएंसी होती है, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो आपको इसमें क्या हो सकती है, ग्वाइटर हो सकती है। तो ये क्वेश्चन भाई आपका काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। 100% चांस है अगर इंसुलिन के ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा और आपका इस हार्मोन के ऊपर, या तो आपका इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या आपका इसमें थायरॉक्सी हार्मोन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये दोनों ही आपके बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है 10th के पेपर में। और थर्ड है आपका इसमें रिफ्लेक्स सेक्शन, भाई थपकी आई तो 100% आएगा 100%। पक्की गारंटी है बेटा आपका ये 7 स्टार में ये क्वेश्चन आपका रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में अगर नहीं पूछा ना तो कोऑर्डिनेशन से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं आपका। 100% आपका रिफ्लेक्स एक्शन में क्वेश्चन आएगा, चाहे आपको उसकी डेफिनेशन पूछें, चाहे उसके आपको फ्लो चार्ट पूछें, चाहे उसकी आपको डिफरेंस पूछें, किसी भी तरह घुमा के ये क्वेश्चन पूछेंगे। और आपको देखो कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन आपको पता है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, सडन एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इनवॉलंटरी एक्शन इसको हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। और आपने इसकी क्या फ्लो चार्ट बनाना है, भाई इसको ध्यान से रख लेना, इसका फ्लो चार्ट, इसका फ्लो चार्ट आप ध्यान से रख लेना, 100% पेपर में आएगा इसका फ्लो चार्ट, ठीक है। उसके बाद देखो डिफरेंस बताना है किसमें, रिफ्लेक्स एक्शन में और वॉकिंग में। आपको बताया कि आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो आपका सडन एक्शन होता है, सडन एक्शन होता है आपका इनवॉलंटरी एक्शन होता है। और जो आपका वॉकिंग होता है, वॉकिंग क्या होता है आपका कोऑर्डिनेशन, मसल्स का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, जिसको आप कह सकते हैं वो हमारे कंट्रोल में होता है, हमारे कंट्रोल में होता है तो हम उसको क्या कहेंगे, वॉलंटरी एक्शन, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपने इसमें एग्जांपल बतानी है कौन सी, प्लांट हार्मोन की। सबसे पहले आप जो आपके प्लांट हार्मोन है, जो आपके 5 टाइप्स के प्लांट हार्मोन है, उनका सभी का एक बार आप फंक्शन रीड कर लेना। उनका सभी का आपने क्या करना है, तो फंक्शन रीड करने हैं, ठीक है। सभी के फंक्शन रीड कर लेना। और इसमें आपको क्या पूछा है, उसकी एग्जांपल बताओ जो आपको प्रमोट कर रहा है ग्रोथ, ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन, ठीक है। आपको कौन सा हार्मोन है जो ग्रोथ को प्रमोट करता है, कि आपका ऑक्सिन हार्मोन। और एक बार मैंने आपको पहले बता दिया प्लांट हार्मोन जो आपके 5 टाइप्स के हैं उसके सभी एक आप फंक्शन रीड कर लेना, क्योंकि आपके फंक्शन के ऊपर 100% क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बायोलॉजी में अगर क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 4 से 5 नंबर आपके डायरेक्टर फंक्शन में से पूछे जाएंगे। और फंक्शन में आपको बता रहा हूं कि आपने सारा का सारे फंक्शन रीड करने, सिर्फ ओनली आपने वही फंक्शन रीड करने जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द कोज, कोज क्या कारण बताना है आपने, किसका, बाइंडिंग ऑफ शूट्स इन प्लांट। आपको पता है किस कारण होता है, ये फोटोसिंथेसिस के कारण, फोटोलाइट के कारण, ठीक है, लाइट के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, व्हाट कोज फोल्डिंग ऑफ लीव्स टच मी नॉट, ये किसके कारण, चेंज इन प्रेशर, प्रेशर का चेंज होता है तो इसमें आपकी क्या होती है, फोल्डिंग ऑफ लीव्स। टच मी नॉट प्लांट्स में क्या होता है, फोल्डिंग ऑफ लीव्स हो जाता है, जो लीव्स होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं। क्यों फोल्ड हो जाते हैं, वो प्रेशर के कारण, क्योंकि उनके में क्या होता है, चेंज हो जाता है प्रेशर, प्रेशर उसमें क्या होता है, चेंज होता है टच करने के कारण, तो क्या आपके लीव्स क्या हो जाते हैं, उसमें फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आएगा, एमसीक्यू में आएगा, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है और एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं 100%। नर्व सेल के ऊपर आपका 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मैं आपको इसमें टाइप बता रहा हूं, एक तो इंसुलिन के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, रिफ्लेक्स सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन बनेगा और नर्व सेल के ऊपर क्वेश्चन बनेगा 100%। तीन तो आपके पक्के आएंगे ही आएंगे पेपर में। इसमें तीन में 100% तीनों के तीनों आपको देखने को मिलेंगे। 100 की 100% गारंटी दे रहा हूं बेटा इस बात की। इंसुलिन, रिफ्लेक्स एक्शन और नर्व सेल, इसके तीनों के ऊपर आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि वे साइट कौन सी ऐसी साइट है जहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स कन्वर्ट कर रही है किसको, केमिकल सिग्नल को। आपको पता है कि सिनैप्स के ऊपर क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्स कन्वर्ट होता है उसमें केमिकल सिग्नल में। और यही आपके 6 क्वेश्चन। मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूं कि ये 6 क्वेश्चन रट लो अच्छे से, तो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर पेपर आएगा ही नहीं, 100% बता रहा हूं। डिक्टो आपको इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन बनते आएंगे, इसी फॉर्म में क्वेश्चन बनते आएंगे, इसके बाहर क्वेश्चन जाएंगे नहीं 100%। और इसके साथ ही बेटा आपका नेक्स्ट चैप्टर है, आपका नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे हम आपका। और नेक्स्ट चैप्टर में आपके जो मेन क्वेश्चन है वो मैंने आपके सामने रख दिए। रिप्रोडक्शन में बेटा आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही क्वेश्चन करके चले जाओ, इस यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका हेरिडिटी चैप्टर, और इसमें तो आपने सिर्फ एक क्वेश्चन ही करना है। अगर आपने एक क्वेश्चन कर दिया, हर साल पेपर में वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, केस स्टडी के बेसिस पे ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे आपका रिप्रोडक्शन में ये 4 क्वेश्चन कर लो ध्यान से, सारा रिप्रोडक्शन आपका कवर हो जाएगा वहां से। ध्यान से देखो बेटा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो, इसमें आपने 3 टेक्निक्स बतानी है। भाई 100% की गारंटी बता रहा हूं, हर साल आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है। रिप्रोडक्शन में अगर सीबीएसई ने क्वेश्चन डालना है तो आपका वही क्वेश्चन डालेंगे जो आपका सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे। 3 टेक्निक्स वाला क्वेश्चन आपके हर साल पेपर में आता ही आता है। सीबीएसई में ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है आपका रिप्रोडक्शन में। 3 टेक्निक्स बतानी है आपने किसकी,
ह्यूमन फीमेल टू अवॉइड द प्रेगनेंसी, इसमें आपकी वही आएंगी भाई, आपकी सर्जरी वगैरह इस टाइप की आपकी टेक्निक्स आएंगी, वो आप सारी इसमें रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा इसमें इसके साइड इफेक्ट्स, और इसके साइड इफेक्ट बताने आपने, कम से कम इसमें 3 साइड इफेक्ट्स आप इसको ध्यान से रखे याद कर लेना। उसके बाद व्हाट हैपन, बिल्कुल सेम आपका एज इट इज ऐसी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, आपका बिल्कुल तो आपका ऐसे ही क्वेश्चन बन के आएगा, सारा का सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, हर साल बेटा ये क्वेश्चन आपका सेम ऐसे ही बन के आता है, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट भी नहीं चेंज होकर आती, डिक्टो क्वेश्चन आता है। और इस साल भी अगर रिप्रोडक्शन में आ रहा है क्वेश्चन, तो ये आपका क्वेश्चन 99% चांस है कि यही क्वेश्चन आएगा, हर साल ये रिपीट हो रहा है, कम से कम आप कह सकते हो कि 5 साल से लगातार ये क्वेश्चन चल रहा है आपके प्रीवियस ईयर में, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो फंक्शन, अगर आपके फंक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन में अगर आपने फंक्शन याद करना है तो बस आपने इन चारों का फंक्शन याद करना, बस इन चारों का फंक्शन, अगर आप इन चारों का फंक्शन भी याद कर लोगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट है, और आपको ज्यादा इसमें कोई फंक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, इतना याद कर लो, ये आपका रिप्रोडक्शन में फंक्शन भी सारे खत्म हो गए बस, ठीक है। फंक्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो इन चारों में से ही आएगा, इन 4 का फंक्शन ध्यान में रखना, इसके अलावा आपको किसी का फंक्शन ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अगर फंक्शन से क्वेश्चन आया तो आपका यहीं से बनेगा, अदरवाइज आपका फंक्शन से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका इसमें नेम द पार्ट ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। आपने इसका नाम बताना है सेप्टल एंड पेटल एंड सेप्टल्स, ठीक है। आपका ये नाम है डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, भाई छप गया आपके पेपर में, 100% छप गया ये आपके पेपर में, अगर पेपर में ना आया तो नाम बोल दूंगा बेटा मैं अपना, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन 100% आपके पेपर में आएगा ही आएगा, 110% की गारंटी बेटा ये क्वेश्चन 7 स्टार में जाएगा आपका क्वेश्चन, ये 7 स्टार में। सेल्फ पॉलिनेशन और आपकी क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें डिफरेंस आपको आएगा ही आएगा बेटा 100%। सेल्फ पॉलिनेशन आपको पता है क्या होता है कि एक ही प्लांट के ऊपर जो फ्लावर होते हैं वो आपस में एक पोलन दूसरे फ्लावर के ऊपर जाता है, ठीक है। एक पोलन होता है, एक फ्लावर का पोलन दूसरे फ्लावर के पोलन पर जाता है, और क्रॉस में क्या होता है, जो आपके डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एक प्लांट है उसके ऊपर फ्लावर है, उसका पोलन दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर जाएगा, ठीक है, उसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ये आपकी बाय इंसेक्ट के थ्रू होती है। और इसकी सिग्निफिकेंस ये पक्का ध्यान में रख लेना। उसके बाद आपने इसमें पेटल ऑफ ओव्यूल एंड ओवरी, ये क्वेश्चन भी आपका 3-4 बार रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन भी आपका बेटा 3-4 बार रिपीट हो चुका है, ये भी आपका क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। उसके बाद देखो ये, अगर इसमें डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन आ गया, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि अगर इसके डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन आ गया तो आपको यही क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी है बेटा इसकी, 100% गारंटी है, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोफर। इसमें अगर डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज इसके डायग्राम के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो इन चारों में से आएगा, उसके अलावा आपके फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है तो आपकी यही डायग्राम आएगी, बस आपको इसमें कोई डायग्राम करने की जरूरत नहीं है, किसी डायग्राम में कोई नहीं जरूरत, अगर डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो यही इस पे आएगा। उसके बाद देखो नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय व्हिच रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन हाइड्रा, हाइड्रा के देखो बेटा इसके ऊपर, हाइड्रा का नाम बताना है प्रोसेस का, आपको पता है कि हाइड्रा में जो आपकी रिप्रोडक्शन होती है क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और प्रोसेस आपका होता है इसमें बर्डिंग, ठीक है, बर्डिंग के थ्रू आपकी हाइड्रा में क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है। और उसके बाद बात करते हैं आपके हेरिडिटी में भाई एक क्वेश्चन कर दो, बस हेरिडिटी में एक क्वेश्चन कर लो, इसको छोड़ के नहीं जाना आपने, हेरिडिटी में सिर्फ एक क्वेश्चन बता रहा हूं, यही क्वेश्चन पेपर में आएगा। पहली क्वेश्चन बता दिया, पेपर आपका 20 तारीख को है, पहली आपको क्वेश्चन बता दिया मैंने हेरिडिटी का, ठीक है, 110% गारंटी है, 7 स्टार में क्वेश्चन है, मेंडल क्रॉस पी प्लांट, जिसमें आपको F1 मल्टीप्लाई F2 ये वाला क्वेश्चन ही आएगा। हेरिडिटी में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका यही क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी बेटा, मेंडल क्रॉस पी प्लांट F1 मल्टीप्लाई F2 यही क्वेश्चन बनेगा आपका हेरिडिटी से, इसके अलावा हेरिडिटी में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस एक क्वेश्चन कर लो बहुत है आपका, ठीक है। बस ये क्वेश्चन है भैया, आपने पूछा, इन्हीं क्वेश्चन से आपकी रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी कवर होती है, इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 100% गारंटी बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, फंक्शन आप सिर्फ इतने याद कर लो, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन छोड़ के नहीं जाना, डायग्राम वाला क्वेश्चन बस ये ऊपर वाला कर लो, बस इतना बहुत है आपके लिए। हेरिडिटी में आपका मेंडल क्रॉस पी प्लांट F1 मल्टीप्लाई F2 ये पूरा एक केस स्टडी, और मैं पहले बता रहा हूं आपको ये आएगा केस स्टडी में आएगा आपको ये क्वेश्चन, अगर आएगा तो केस स्टडी में आएगा ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। बस ये कर लो, इनफ है आपके लिए। अगर आपको ये पूरी बायोलॉजी की वीडियो अच्छी लगी तो इसको अच्छे से लाइक सब्सक्राइब करना भाई, सपोर्ट करना हमारे चैनल को। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको बायो में यही से आएंगे, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। वीडियो को लास्ट में चेक कर लेना पेपर के बाद, ठीक है। इतना ही कहता हूं आपके लिए, धन्यवाद। हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी। आज हम डिस्कस करेंगे आपके वो क्वेश्चन
जो आपके एज इट इज पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है आपका लाइट रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन चैप्टर हम आज डिस्कस करेंगे। ये आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। अभी ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहले आपको इसमें आएंगे 7 मार्क्स का पेपर। 7 मार्क्स के पेपर में आपको एक तो आएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन और एक आएगा आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन इसमें बनेंगे, एक तो 3 मार्क्स का, एक बनेगा आपका 4 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन इसमें आपके बनेंगे और हम इसमें आपके वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको पेपर में एज इट इज देखने को मिलेंगे। ज्यादा हम इसमें कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और देखो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका हर बार पेपर में आता ही आता है। एज इट इज आपको यही टेबल बना होगा कि आपको कोई मिरर गिवन कर देंगे, ए बी सी कोई मिरर है जिसमें आपको फोकल लेंथ गिवन दी होगी या उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन दिया होगा। आपको उसकी पोजीशन पूछेंगे, आपको उसकी नेचर पूछेंगे कि फर्स्ट मिरर की नेचर क्या है, सेकंड मिरर की नेचर क्या है, थर्ड मिरर की पोजीशन क्या है। ये टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। अब ध्यान से देखो, इसमें फर्स्ट में पूछा है हमें कि जो डिमिनिश इमेज है, डिमिनिश इमेज मतलब आपकी स्मॉल साइज की इमेज, इन तीनों में से कौन बना रहा है, इन तीनों में से आपकी स्मॉल साइज की इमेज कौन बना रहा है। और मैं इतना आपको मैं एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान से देखो। जो आपका कनकेव मिरर है, जो कनकेव मिरर आपका ऐसे होता है ना, इसकी ना आपको थोड़ी बहुत एक डायग्राम देख लो इमेज की। जैसे आपका यहाँ पे क्या होता है पोल, यहाँ पे आपका क्या होता है फोकस, यहाँ पे आपका क्या होता है सेंटर। जब आपका ऑब्जेक्ट क्या है इन्फिनिटी में पड़ा है तो आपकी जो इमेज है वो बिल्कुल पॉइंट इमेज बनेगी आपकी यहाँ पे फोकस पे, पॉइंट इमेज। जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है बियॉन्ड द सेंटर, जब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पड़ा है बियॉन्ड द सेंटर, सेंटर से थोड़ा दूर, तो आपकी जो इमेज है वो क्या बनेगी आपकी डिमिनिश्ड साइज। तो इसमें हमने यही बताना था कि इन दोनों में से कौन सा, तीनों में से कौन सा ऐसा मिरर है जो आपकी डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। तो आपका इसमें आंसर क्या जाएगा ए। जो आपका ए है वो आपकी डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 2। जो आपका केस नंबर 2 है, जो केस नंबर 2 है, इसमें आपने कौन सी ऐसी इमेज बनेगी जिसकी प्रॉपर्टीज बतानी है हमें। इसमें जो आपकी इमेज बनेगी वो बनेगी यहाँ पे सेंटर पे। आपको पता है जब सेंटर पे कोई इमेज बनती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज भी कहां पे बनेगी, सेंटर के ऊपर ही बनेगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या आएगी आपकी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और थर्ड है इसकी नेचर, नेचर बतानी है हमने और साइज बताना है। किसका साइज बताना है, मिरर 3 का। जो मिरर 3 है आपका उसकी आपने नेचर और साइज बताना है। जो इसकी इमेज है वो कहां पे बनेगी, वो वहां पे बनेगी आपके इसकी, ठीक है। वो आपकी इमेज कहां पे फॉर्म करेगी इसकी, नहीं, जो इसकी इमेज है 30 इसका फोकल लेंथ है, जो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आपका 20 है। इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, ठीक है, मैग्नीफाइड, यहाँ पे नहीं बनेगी। ये इसका स्पेशल केस होता है जो कि मैंने बनाया था। इसकी जो अलग इमेज है वहां पे बनेगी आपकी मैग्नीफाइड होगी और आपकी सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद पूछा है आपको 2 एप्लीकेशंस ऑफ द कनकेव मिरर। ये भी आपका सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमेशा ये आपको ये पूछी जाती है, एप्लीकेशन पूछी ही जाती है, ठीक है। कनकेव मिरर आपको पिछले बार पूछा गया, हो सकता है इस बार आपको कन्वेक्स मिरर पूछ दिया जाए कि इसकी क्या एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है। बेसिक इसकी एप्लीकेशन होती है, क्या क्या एप्लीकेशन होती है आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना कि इसकी एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द फोकल लेंथ इज 15, तो आपने रेडियस फाइंड करना है। बहुत इजी है आपका, रेडियस फाइंड करना है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर का क्या होता है 2f, तो आपका इसमें रेडियस क्या आएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है आपका 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज सेम पॉइंट पे बन रही है आपकी, जहां पे आपने फोकल लेंथ और आपने फाइंड करना है क्या, मैग्निफिकेशन। अब ध्यान से देखो, इसमें जो आपका यहाँ पे ये रेडियस है, जो आपका यहाँ पे रेडियस है वो कितना है इसमें आपका 100 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितनी होगी आपकी 50। अगर आपके यहाँ पे कनकेव की बात हो रही है तो वो आएगी आपकी नेगेटिव में। मैग्निफिकेशन क्या होगी इसकी -1। मतलब आपका ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बन रहा है। 100% आपको ये पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 100% श्योरिटी बता रहा हूँ, 100% की श्योरिटी। ये क्वेश्चन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा ही आएगा। और आपका जो थर्ड है और फोर्थ है, थर्ड और फोर्थ में आपको एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% गारंटी है। पहले 2 क्वेश्चन में एक पक्का आएगा, थर्ड और फोर्थ में पक्का एक क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी दे रहा हूं इस बात की। इसमें आपके लेंथ के बेसिस के ऊपर आपको रे डायग्राम कंप्लीट करनी होगी।
और जो आपकी इसमें पोजीशन बनेगी उसकी इमेज बनेगी, उसकी आपने नेचर और पोजीशन दोनों ही आपने उसकी बतानी होगी। और उसके बाद आपने इसकी बतानी होगी क्या, मैग्निफिकेशन। लेंथ फॉर्मूला यूज करके आपने इसकी क्या फाइंड करनी होगी, मैग्निफिकेशन फाइंड करनी होगी। लेंथ फॉर्मूला आपको इसमें पता ही है क्या होता है, 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, और मैग्निफिकेशन क्या होती है आपकी, b/u। ठीक है, यहां से आप इसका पहले इसमें क्या फाइंड करोगे, आप देखो यहां से आपको डिस्टेंस पता है, कितना डिस्टेंस है इसका, माइनस u की वैल्यू कितनी है आपके पास, -18, और f की वैल्यू कितनी है आपके पास, +20। तो यहां से इसका फॉर्मूले का यूज करके आप क्या फाइंड कर दोगे, b की वैल्यू। b की वैल्यू आएगी आपकी यहां से -180। b की वैल्यू आप यहां से पुट कर दोगे -180 अपॉन u की वैल्यू कितनी है आपके पास, -18। तो आपके पास कितना आंसर आ गया यहाँ पे 10। मैग्निफिकेशन कितनी आ गई आपकी इसमें, 10 मैग्निफिकेशन आ गई। इसी तरह आपका है फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में आपने देखो इसमें आपका कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर की बात हो रही है। इसमें आपने ऐसे बताना है कि इसमें इमेज बनेगी, इमेज कहां पे बनेगी, इसकी इमेज बनेगी इसके पीछे। तो इसकी नेचर क्या होगी और पोजीशन आपको पता है कि नेचर क्या बन रही है इसकी, जो है नेचर है किसकी है, वर्चुअल है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। ठीक है, आपको पता है ये किस टाइप की इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है और इरेक्ट बन रही है, बिल्कुल सीधी इमेज बन रही है। वर्चुअल मतलब आपकी नकली इमेज बन रही है। ठीक है, और आगे आपने इसका साइज बताना है। साइज क्या है इसका, मैग्नीफाइड है, लार्ज साइज है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लार्ज साइज है इसका। नेचर क्या है इसकी भाई, नेचर क्या है और पोजीशन क्या है इसकी, नेचर और पोजीशन दोबारा बताऊंगी जल्दी से। ठीक है, और उसके बाद साइज, साइज क्या है इसका, मैग्नीफाइड। उसके बाद मिरर फॉर्मूले से आपने क्या फाइंड करनी है उसकी मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब ध्यान से देखो, आपके पास यहाँ पर क्लियर है, आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, u की वैल्यू क्या है -15 और आपके पास f की वैल्यू क्या है, कितनी है, -13। तो u और f की वैल्यू पुट करके यहां से आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, v की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो v की वैल्यू कितनी फाइंड की आपके पास, +30। मैग्निफिकेशन क्या होती है आपकी, v/u, 30/-30। तो कितना आंसर आ गया, -1। मैग्निफिकेशन कितनी आ गई आपकी इसमें, -1। वैसे भी आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, जो आपका कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर में आपकी जो मैग्निफिकेशन है वो -1 होती है। कनकेव मिरर में जो आपकी मैग्निफिकेशन है वो -1 होती है। अब मैं आपको ये इसका ओवरव्यू दे रहा था 4 के 4 क्वेश्चनों का। अब ध्यान से देख लो, इसमें ना ये 4 के 4 क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ये 2 क्वेश्चन पक्के हैं। 100% लिख के ले लो, 100%, 110% की गारंटी दे रहा हूं कि आप में चारों में से एक को 2 क्वेश्चन आपके पक्का ही आएंगे ही आएंगे। थर्ड और फोर्थ में एक पक्का आएगा, फर्स्ट और सेकंड में आपका एक पक्का आएगा। लिख के ले लो, चेक कर लेना वीडियो पेपर के बाद। बेटा कुछ क्वेश्चंस आपके इसी चैप्टर के रिगार्डिंग, रे डायग्राम के रिगार्डिंग आपको आ सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आप देख लो एक बार, ये भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में काफी बार आ चुके हैं। रे डायग्राम के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं से आता है। ठीक है, तो देख लो एक बार आप ध्यान से। सबसे पहले देखो, इसमें आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है। ये तो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, 10 मीटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब इसमें क्या है, u की वैल्यू क्या है, -10 मीटर। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितने मीटर दे रखी है आपको, 15 मीटर। फोकल लेंथ कितनी है आपकी इसमें, 15 मीटर। आपको पता है इसमें क्लियर कि यहाँ पे कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, तो आपकी फोकल लेंथ क्या होगी इसमें, पॉजिटिव में आएगी। अगर कनकेव मिरर की बात होती तो फोकल लेंथ क्या आती है आपकी, नेगेटिव में आती। ठीक है, तो आपकी u की वैल्यू -10, f की वैल्यू कितनी है, हमारे क्या फाइंड करना है इसमें, पोजीशन। v की वैल्यू आपने इसमें फाइंड करनी है। मिरर फॉर्मूला लगा दो, आपका मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू है आपके पास, u की वैल्यू है, यहां से आप क्या फाइंड कर दोगे, v की वैल्यू। तो v की वैल्यू क्या आएगी आपकी 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर, 6 मीटर क्या आएगी आपकी, v की वैल्यू आएगी। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल था। इसी टाइप के न्यूमेरिकल भी आपके पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, जिसमें आपको पोजीशन, ठीक है, गिवन दी हो सकती है, फोकल लेंथ गिवन दी हो सकती है और आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ सकते हैं। या फिर कई बार आपको इमेज का डिस्टेंस दिया होता है, फोकल लेंथ दी होती है और आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ सकते हैं, जैसे इसमें आपको इमेज का डिस्टेंस पूछा था। और सेकंड है आपका इसमें रे डायग्राम के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन में आता ही आता है। ठीक है, चाहे आपके 2 मार्क्स में आ रहा है तो आपका रे डायग्राम के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा, 100% आएगा। ठीक है, या तो आपने उसमें रे डायग्राम को कंप्लीट करना होगा, या उस रे डायग्राम को देख के आपने उसको आंसर करने होंगे। ठीक है, या फिर आपने खुद से रे डायग्राम बनानी भी हो सकती है। ठीक है, तो देखो इसमें इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन द कन्वेक्स मिरर। सबसे पहले देखो कन्वेक्स मिरर आपका इस टाइप का होगा। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है एक्स वाई। ठीक है, इसके वो क्या है, पैरेलल है।
तो आपको पता है डाइवर्जिंग होगा, तो इस पे इस टाइप की आपकी इसमें रे डायग्राम बनेगी। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड फॉल ऑन द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्यों, आपको पता है डाइवर्सिंग मिरर होता है, डाइवर्स करता है। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगे तो हमें इसमें बैक एक्सटेंड करके इसको मीट करवाना होगा, ठीक है। उसका फॉल ऑन द कन्वेक्स मिरर व्हाइल पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, कौन सा मिरर है आपके पास, कनकेव मिरर। अब ध्यान से देखो, इसमें कनकेव मिरर है आपका, यहाँ पे ये आपका आपको पता है पोल होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका फोकस। अगर प्रिंसिपल फोकस से क्या कर रही है, पास कर रही है, अगर प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी तो आपकी ऐसी आएगी, तो वो पैरेलल किसकी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर सेकंड क्वेश्चन में कनकेव मिरर की बात हो रही है, कनकेव मिरर में कोई रे अगर पास कर रही है, कहां से, फोकस से पास कर रही है, फोकस से हमने इसको पास करवा दिया, तो वो कहां पे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड देखो यहाँ पे कमिंग ऑब्लिक टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड फॉल ऑन द पोल। और मिरर कौन सा आपका इसमें, कन्वेक्स मिरर। तो आपकी इसमें कौन सी डायग्राम बनेगी, आपकी कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। यहाँ पे आपका पोल होगा, ठीक है। फॉल ऑन द पोल, पोल के ऊपर अगर फॉल कर रही है ऐसी टाइप में, तो आपकी आपको पता है ऐसी आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका एंगल आई होगा, यहाँ पे एंगल आर होगा। इस टाइप के आपके रे डायग्राम में क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है जी। उसके बाद ये आपको एक केस स्टडी क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन भी आपको इसमें पूछ सकते हैं कि एक स्टूडेंट ने एक मिरर को होल्ड किया हुआ है अपने कहां पे, हैंड्स पे। मिरर को उसने यहाँ पे अपने हैंड्स में उसको होल्ड कर रखा है, ठीक है। तो उसमें इसमें क्या है, डायरेक्ट टुवर्ड द सन एंड रिफ्लेक्टिंग लाइट ऑन द शीट ऑफ द पेपर। वो क्या कर रहा है, ध्यान से सुनो इसमें। और इसमें क्या कहा है, उसने अपने ना हैंड्स में एक मिरर को होल्ड कर रखा है, और उसने उस मिरर को कहां पे डायरेक्ट कर दिया, वहां पे सन की अट्रैक्ट कर दिया, ताकि वो एक पेपर को क्या कर सके, जला सके। एक पेपर शीट ऑफ द पेपर को क्या कर सके, जला सके। जब वो कोई भी अपने मिरर को जब वो सन के द्वारा रेफ्ट करेगा, तो उसमें क्या होगा, एक कहां में फोकस करेगा, वो कहां में फोकस होगा। अब ध्यान से देखो, इसमें वो समझने वाली बात है। अब आगे मिरर है आपका, सबसे पहली बात तो आपको एक बात क्लियर होगी यहाँ पे किस टाइप के मिरर की बात हो रही है। यहाँ पे आपकी किस मिरर की बात हो रही है, कन्वेक्स की मिरर की बात हो रही है। अगर कन्वेक्स मिरर को वो सन की तरफ कर रहा है, कन्वेक्स मिरर को वो सन की तरफ कर रहा है, तो आपको पता है वो कहां पे फोकस करेगा, फोकस पॉइंट पे फोकस होगा। फोकस पे उसने क्या रखा, पेपर रख रखा है, ठीक है। तो इस टाइप की आपकी इसमें डायग्राम बनेगी। तो वहां पे क्या करेगा, वो पेपर को कहां पे रख सकते हैं, आपके फोकस पे। पेपर को कहां पे रख सकता है, वो फोकस पे रख सकता है। और किस टाइप का मिरर यहां पे यूज कर सकता है, वो कनकेव। अगर कनकेव मिरर को वो सन के डायरेक्शन में अपॉइंट करे कि वो इसमें फोकस की तरफ उसका पेपर क्या हो जाए, बर्न हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके इसमें पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यही है आपके 7 क्वेश्चन। इसी 7 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन 100% पेपर में देखना मिलेंगे, 100% आएंगे। 110% की गारंटी दोबारा बता रहा हूं मैं, 110% की गारंटी है भाई। 4 क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए, पहले 2 से, और नेक्स्ट 3rd और 4th से, और 7 ये, ठीक है। और आपके इन तीनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका 100% पेपर में आया ही आएगा। टोटल आपके 7 हो गए, 7 में से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आपके यहीं पे बन जाएंगे। और इसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई, नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे आपका ह्यूमन आई। बस इसमें आपके ये 4 क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। और 4 क्वेश्चन में आपके इसमें आपको पता है कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है इसमें आपके डिफेक्ट, ठीक है। डिफेक्ट ऑफ विजन आपके सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। आपका क्वेश्चन उसी में से ही बनेगा जिसमें आपके 2 डिफेक्ट सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इन 2 डिफेक्ट के बिना आपकी भाई ह्यूमन आई बिल्कुल अधूरी है, ठीक है। अगर ये आपको दोनों के दोनों डिफेक्ट आपको अच्छे से क्लियर है, तो आपका ये ह्यूमन आई पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आप इसमें चेक कर लो, आपको इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 5 मार्क्स का पेपर आपको ह्यूमन आई में से आएगा, ठीक है। और जिसमें आपको एक तो क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आपके इसमें 2 आएंगे आपको इसमें एमसीक्यू। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 2 आएंगे आपको इसमें एमसीक्यू, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या इसमें हमें डिस्कस करना जरूरी है। सबसे पहले देखो, आपको कोई भी एक डायग्राम गिवन होगी, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है, ठीक है। इस डायग्राम को देख के आपने ये बताना होगा कि इसमें आपको कौन सा डिफेक्ट शो हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो आपका फोकस पॉइंट है वो क्या आ गया, आपका यहाँ फोकस पॉइंट होता है आपके रेटिना पे, वो फोकस पॉइंट आपका कहां पे आ गया, आगे शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब इसमें आपका कौन सा डिफेक्ट है, नेम
नेम बताना है, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन। कौन सा डिफेक्ट इसमें है आपका? मायोपिया। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा इसमें? मायोपिया आपका इसमें करेक्ट आंसर जाएगा। मायोपिया इसमें डिफेक्ट है आपका। और इसका आपको कारण बताना है, लिस्ट टू कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट। आपके इसका क्या कॉज है, मेन कॉज क्या है इस डिफेक्ट का? सबसे मेन कॉज, इसके दो कॉज सबसे ज्यादा मेन है। एक तो इसका क्या होता है, इसका जो इसकी आई बॉल होती है, जो हमारी आईज की आई बॉल होती है, उसकी लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज। ठीक है, लेंथ ऑफ आई बॉल इज इंक्रीज। जो आपकी आई बॉल होती है उसकी लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। दूसरा डिफेक्ट इसमें क्या है, जो आपका कर्वेचर होता है, जो आपके आईज का कर्वेचर होता है, उसका साइज क्या होता है? इंक्रीज हो जाए। यही दो कारण है, एक तो आई बॉल और दूसरा कर्वेचर। आई बॉल की लेंथ क्या हो जाए? इंक्रीज, ये कारण है। और दूसरा कारण इसका क्या है इसमें बेटा? आपके जो कर्वेचर है, इंक्रीज द साइज ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यही दो रीजन है आपके, जो मेन रीजन है। ठीक है, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, आपने इसमें आगे डायग्राम ड्रॉ करके आनी है कि जिससे इस डिफेक्ट को क्या किया जाए? आपका करेक्ट किया जाए। इस डिफेक्ट को करेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसका मैं आपको लेंस भी पूछ सकते हैं भी कौन सा लेंस इसमें यूज किया जाए कि इस डिफेक्ट को क्या जाए? करेक्ट कर दिया जाए। तो इसमें आपका होता है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस होगा इसमें आपका। अगर आप इसमें कनकेव लेंस यूज करेंगे तो इस डिफेक्ट को क्या कर सकते हैं? हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अस्टिगमेंट स्पेक्ट्रल्स ऑफ द फोकल लेंथ 2.5 मीटर। ठीक है, तो इसमें अगर आपकी फोकल लेंथ 2.5 मीटर की है, -2.5 मीटर की, तो वो स्टूडेंट किस डिफेक्ट से सफरिंग हो रहा है? उस किससे सफरिंग हो रहा है बेटा? यहां पे आंसर आएगा इसका मायोपिया। इसमें आपका आंसर क्या आएगा? मायोपिया। मायोपिया से वो आपका क्या हो रहा है? इसमें सफरिंग हो रहा है। मायोपिया से क्या हो रहा है? सफरिंग हो रहा है। विच लेंस, आपको मैंने पहले बता दिया कि कौन सा लेंस इसमें हम यूज करेंगे मायोपिया को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया कौन सा लेंस यूज करेंगे इसमें हम? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस आपका इसमें यूज होगा। ठीक है, और एक बात और ये भी ध्यान में रखो, मायोपिया, मायोपिया का मतलब क्या होता है आपका? मायोपिया का मतलब क्या होता है? ध्यान से बताओ मुझे, मायोपिया का क्या होता है? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में क्या डिफरेंस है? मायोपिया होता है आपका नियर साइटनेस। नियर साइटनेस जिसको बेटा नियर, जो पास वाली चीज है वो सारी ऑब्जेक्ट, पास वाले ऑब्जेक्ट सारे क्लियरली दिखाई देते हैं। ठीक है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स है। देखो, आपको पता है कि एबीसी में क्या आता है? एम के बाद एन आता है। ठीक है, तो इसमें आप शॉर्ट ट्रिक्स याद रखना। ठीक है, एम के बाद एन आएगा तो आपका मायोपिया में क्या होगा? नियर साइटनेस। नियर साइटनेस जिसको आपको नेड़े से सारे ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देते हैं। ठीक है, और क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया में इसका ऑपोजिट होता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है आपके बेटा? फार साइटनेस, जिसको आपको दूर के सारे ऑब्जेक्ट क्या देते हैं? क्लियरली दिखाई देते हैं। मायोपिया में आपको नियर के सारे ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देंगे, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली दिखाई नहीं देंगे। और इसका मेन रीजन आपको मायोपिया की बात चल रही है तो आपका लेंस कौन सा आएगा? इसमें आपको पता है कनकेव लेंस आएगा। मेन कारण मैंने आपको बता दिया, इंक्रीज द लेंथ ऑफ आई बॉल, कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आपका थर्ड क्वेश्चन देखो, आपका थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड क्वेश्चन आपका किसके बेसिस पे है? प्रिज्म के बेसिस पे। प्रिज्म के बेसिस पे भी आपका क्वेश्चन इसमें बनेगा ही बनेगा, 100% चांसेस के। अब देखो, कोई भी एक एक्स वाई एक व्हाइट लाइट है, एक्स वाई एक क्या है? आपकी व्हाइट लाइट है। जब ये प्रिज्म में आपके पहली, उसके बाद क्या होगा? आपकी ये स्प्रेड होगी किसमें? 7 कलर्स में। तो आपकी एक इसमें स्प्रेड होगी, आपके 7 कलर्स में स्प्रेड होगी। अगर आपकी व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्रेड हो रही है तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे बेटा? डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहेंगे। और आपको पता है कि जब ये एक व्हाइट लाइट स्प्रेड होगी 7 कलर्स में तो ये क्या फॉर्म करेगी? आपका एक विबग्योर फॉर्म करेगी। ठीक है, तो आपका इसमें क्या फॉर्म होगा बेटा? एक विबग्योर फॉर्म होगा। और इसमें आपका इसका रीजन भी बताना है कि इसका मेन कोज क्या है। इसका मेन कोज क्या होता है बेटा? जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है,
स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होती है, चेंज होती है, चेंज द स्पीड ऑफ लाइट विद वेवलेंथ। आपको पता है कि इसमें जो रेड कलर होता है उसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वायलेट कलर की होती है। इसका मेन रीजन क्या है, मेन रीजन इसका यही है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, इसमें चेंज होती है विद वेवलेंथ, वेवलेंथ के साथ जब स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी, यही इसका मेन कारण है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका 4th नंबर क्वेश्चन, सबसे इंपोर्टेंट है बेटा, आपका 100% पेपर में आएगा कि आपसे पूछ लाएगा कि हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों डिफेक्ट हैं, दोनों डिफेक्ट में इसका आप डिफरेंस बताओ। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, मायोपिया क्या होता है आपका नियर साइटनेस, जिसको नेड़े के सारे ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देते हैं। हाइपरमेट्रोपिया होता है आपका फार साइटनेस, फार साइटनेस जिसको आपको दूर के सारे ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देते हैं पर नेड़े के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देते। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो ये आपकी डायग्राम है, ये डायग्राम किसकी डिफेक्ट की है, ये आपका है हाइपरमेट्रोपिया, ये क्या है आपका हाइपरमेट्रोपिया। और इसको हम किससे करेक्ट कर सकते हैं, मैंने पहले बता दिया, जो मायोपी है, मायोपिया किससे करेक्ट होता है, ये मायोपिया करेक्ट होता है आपका कनकेव लेंस से, और हाइपरमेट्रोपिया किससे करेक्ट होगा फिर आपका कन्वेक्स लेंस से। किससे कनेक्ट होगा बेटा आपका कन्वेक्स लेंस से। ठीक है, और इसका मेन कारण क्या है, इसका मेन कारण क्या है, जो आपके उसमें देखो क्या होता है मेन कारण, जो आपकी आई बॉल का जो लेंथ है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। बट इसके ऑपोजिट है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो आई बॉल का जो लेंथ होती है वो क्या होती है, काफी ज्यादा स्मॉल हो जाती है। ठीक है, लेंथ ऑफ आई बॉल क्या होती है, डिक्रीज होती है। यही इसका मेन रीजन है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे आपका फिजिक्स का। इसी 4 क्वेश्चन से बेटा आपकी ह्यूमन आई सारी कंप्लीट होती है। अगर ये आप 4 क्वेश्चन अच्छे से करके जाओगे ना, 100% बेटा गारंटी है, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन पक्के हैं, इसी में से ही आपके 2 क्वेश्चन 100% पक्के हैं बेटा। ये 4 क्वेश्चन आप पक्के कर जाओ बस अपने। ठीक है, बाकी डिफेक्ट के एक आपका प्रिज्म का, ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ आपको पता होना चाहिए, बस ये 4 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए तो आपका ह्यूमन आई कंप्लीट है। और इसके साथ ही बेटा आपका नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके, सबसे पहले इसमें एक बात का खास ध्यान रखना, ये चैप्टर में से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और आपके पेपर में ये चैप्टर कम से कम 10 मार्क्स का आपको देखने को ही मिलेगा, जिसमें आपको एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और जिसमें एक आपको 3 मार्क्स का और एक आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें आपको 10 मार्क्स का पेपर इलेक्ट्रिसिटी में आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए आपने इस चैप्टर को बिल्कुल भी हल्के में मत नहीं लेना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें जो आपके ये क्वेश्चन है, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके हर बार पेपर में पूछे ही जाते हैं। सीबीएसई में ये क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, और ठीक है, इसलिए हम ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन और आपका इसको 4th क्वेश्चन। ठीक है, ये हर बार आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। सेकंड क्वेश्चन की मुझे इस बार 100% उम्मीद है कि आपके पेपर में सेकंड क्वेश्चन इस बार भी आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, 1 बाय 1 करके हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले इसने पूछा इलेक्ट्रिकल पावर, आपके पेपर में आएगा, 100% की गारंटी है आपके पेपर में पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। उसके बाद हमने इसका एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, सिंपल आपने इसकी डेफिनेशन देनी है इलेक्ट्रिकल पावर की। उसके बाद हमने इसका लिखना है एक्सप्रेशन, किसकी फॉर्म है, पोटेंशियल डिफरेंस और आपके इसमें रेजिस्टेंस के बेसिस पे। आपको पता है पावर क्या होती है, V²/R। पावर क्या होती है आपकी इसमें, V²/R। ये आपके इसमें क्या बन गया, एक्सप्रेशन, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस की फॉर्म में। उसके बाद ध्यान से देखो आप, इसके बाद आपका है इसमें न्यूमेरिकल। अब आपका इसमें ए पार्ट है ये, उसके बाद ये आपका है बी पार्ट। आपका इसमें न्यूमेरिकल है, आपको इसमें वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्टेज, और आपको इसमें एनर्जी कितनी है, 11 यूनिट्स। 11 यूनिट्स का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि 11 किलोवाट आवर की एनर्जी है। कितने टाइम में कंज्यूम हो रही है, 5 आवर में। पावर फाइंड करनी है आपने, वेरी सिंपल क्वेश्चन है आपका, एनर्जी अपॉन टाइम। पावर क्या होती है आपकी, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 11/5 एनर्जी अपॉन टाइम क्या आ गया आपका, 2.2 किलोवाट आवर। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कर देना। टू किलोवाट आवर है। ठीक है, हावर से हावर तो कैंसिल हो गए, इसमें 2.2 वाट आवर, तो आपके पास इसमें कितनी बच गई, 2200 वाट। ठीक है, आप कह सकते हो इसमें। उसके बाद आपने इसमें फाइंड करना है करंट। करंट का फॉर्मूला भाई मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर दूं,
अगर आपको ये करंट का फॉर्मूला नहीं आता ना तो इलेक्ट्रिसिटी में आपका जो न्यूमेरिकल है कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें आपको करंट का फॉर्मूला 100% ये हर एक न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा। आपको करंट का फॉर्मूला एक बता रहा हूं, करंट आपका होता है पावर अपॉन वोल्टेज। पावर अपॉन क्या होती है आपकी, वोल्टेज होती है। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना, करंट क्या होता है आपका, पावर अपॉन वोल्टेज। ऊपर आपकी पावर आएगी, नीचे आपकी क्या आएगी, वोल्टेज। अब देखो पावर हमारी कितनी है इसमें, 2200। ठीक है, और आपकी वोल्टेज कितनी है इसमें, आपकी 220। ठीक है, तो आपका इसमें करंट कितना आ गया, आपका करंट आ गया इसमें 10। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेना तो आपका इसमें करंट कितना आएगा, 10। अब आपका करंट कितना आ गया, 10 एम्पियर आ गया। आपके पास रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज टू आई आर। क्या होता है, V इज टू आई आर। V की वैल्यू है आपके पास 220, I की वैल्यू है आपके पास 10, तो यहां से आपकी आएगी R की वैल्यू आएगी। R की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, यहां से 22 ओम। ठीक है, तो आपकी यहां से I की वैल्यू आएगी। पावर कैसे फाइंड की, दोबारा देख लो एक बार। पावर कैसे फाइंड की आपने, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया मैंने, एनर्जी अपॉन टाइम आपका आ गया ये। उसको करंट कैसे फाइंड किया, पावर अपॉन वोल्टेज। पावर अपॉन वोल्टेज। रेजिस्टेंस कैसे फाइंड की, V इज टू आई आर लगा के। ठीक है, उसके बाद देखो रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस R, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो। उसके बाद आपको इसमें दिया कि लेंथ कितनी है इसमें, L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपको पता है, साफ साफ ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो आपकी रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। इसका प्रोपोर्शन का साइन हटा के मैं क्या लगा दूंगा, इक्वल टू का साइन। इक्वल टू का साइन लगा दिया और साथ में आपका लगेगा इसमें कांस्टेंट रो रिप्रेजेंट बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक है, L अपॉन ए। ये आपका क्या बन गया, ये तो पूरा रिलेशन बन गया। ठीक है, और इसमें आपने क्या बतानी है, इसकी यूनिट बतानी है। किसकी यूनिट बतानी है आपने, इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की। आपको इसको इस तरफ ले जाओ, RA अपॉन L। इसकी यूनिट क्या होगी आपकी, ओम। इसका क्या होगा, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। एक कैंसिल हो गया, ओम मीटर क्या आ गई आपकी, रो की यूनिट। रो क्या है आपकी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इसकी यूनिट आ गई आपके पास। उसके बाद देखो साफ साफ क्लियर आपको, इसमें आगे क्या फाइंड करना है आपने, लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ आपकी इसमें 3 मीटर है और आपको इसमें रेजिस्टेंस दे रखी है, आपको इसमें एरिया भी दे रखा है और आपने इसमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आपने इसमें फाइंड करनी है। तो आप यहां से देखो, इसका साफ साफ फॉर्मूला लिख लो, ये रहा। ये फॉर्मूला लग जाएगा इस पे। रेजिस्टेंस भी गिवन है, एरिया भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देना, आपके पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रिप्रेजेंट बाय रो। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो ध्यान से देख लो। ठीक है, उसके बाद देखो आपको इसमें एनर्जी आपको दे रखी है 880 वॉट। उसके बाद आपको इसमें एक दे रखी है, ये तो आपकी है मैक्सिमम। ये क्या है, 880 आपकी क्या है, मैक्सिमम। उसके बाद मिनिमम कितनी है आपकी, मिनिमम कितनी है आपकी इसमें 330 वॉट। उसके बाद आपको वोल्टेज दे रखी है। ठीक है, और आपने इसमें फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड करना है। करंट का फॉर्मूला वही मैंने आपको पहले ही बता दिया। करंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, देखो पावर अपॉन वोल्टेज। पावर अपॉन वोल्टेज। पावर कितनी है आपकी इसमें 880 और वोल्टेज कितनी आपकी इसमें, वोल्टेज देखो लिखी हुई है 220। तो आपका इसमें करंट कितना आ गया, 4 एम्पियर करंट आ गया आपका इसमें। और आगे क्या फाइंड करना है आपने, इसकी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, आपकी यहां से R V अपॉन आई। वोल्टेज कितनी है आपकी 220 और करंट कितना है आपका 4। तो आंसर कितना आ गया आपका 55। ये क्या आ गया आपकी 55 ओम। सिमिलरली आपने इसका मिनिमम फाइंड कर देना है। पहले आप इसका करंट फाइंड कर देना, उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस फाइंड कर देना। आगे देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में से मैंने क्या पास कर दिया, करंट पास कर दिया। कंडक्टर में से मैंने करंट पास कर दिया। जब करंट पास कर दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आपस में कोलाइड करने स्टार्ट हो गए। एक कंडक्टर है, कंडक्टर में से करंट पास कर दिया, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कोलाइड करने स्टार्ट हो गए। जब इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करेंगे तो वो क्या होंगे, किनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। वो किनेटिक एनर्जी किस में ट्रांसफर होगी, आपकी हीट एनर्जी में, जिसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेरी बात समझ में आ गई आपको, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। एक हमारे पास कंडक्टर है, उसमें से मैंने क्या पास किया, करंट पास किया। जब करंट पास किया तो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करने लगे, कोलाइड करने लगे। इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करने लगे तो उसमें क्या हो गया, किनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। किनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो वो किस में कन्वर्ट होगी, आपकी हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट होगी। वहीं से आपका क्या बनता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका आपने क्या लिखना है, एक्सप्रेशन।
इसका क्या लिखना है आपने, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है इसका, क्यूस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, क्या हुआ आपका, इसमें क्या है, हीट, और आपका करंट है, रेजिस्टेंस है और टाइम है। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, क्या इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आपका क्या है, इसका एक्सप्रेशन है जी। उसके बाद देखो ध्यान से नेक्स्ट 100 वॉट है आपका इसमें, और सेम देखो आपका इसमें क्या फाइंड करना है, टोटल करंट फाइंड करना है। इससे यहां से आएगा आपका I1 करंट, और आपके यहां से आएगा I2 करंट, क्योंकि आपको मैंने करंट का फॉर्मूला पहले ही बता दिया। करंट का फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया। क्या होता है करंट का फॉर्मूला, पावर अपॉन वोल्टेज। क्या होता है, पावर अपॉन वोल्टेज। पावर कितनी है इसमें आपकी 100 वोल्ट, पावर अपॉन वोल्टेज। ठीक है, इसमें भी आपका करंट का फॉर्मूला क्या है, पावर अपॉन वोल्टेज। ठीक है, आपका यहाँ पे सॉल्व करके कितना आंसर आएगा आपको देख लेना, 1.4। ठीक है, अप्रोक्सीमेट सॉल्व कर लेना इसको। उसके बाद आपकी I1 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आ गई, टोटल करंट फाइंड करना है। किसमें आपका सर्किट है, पैरेलल सर्किट है भैया आपका। किसमें सर्किट है आपका, पैरेलल सर्किट है आपका। I1 करंट आ गया, I2 करंट आ गया, टोटल करंट कितना होगा, I1 प्लस I2, ये आपका टोटल करंट आएगा अगर आपका सर्किट क्या है, इसमें पैरेलल में है। ठीक है, ये आपके चारों के चारों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% गारंटी दे रहा हूं बेटा, इसमें से आपका पक्का 2 क्वेश्चन, आपके एक क्वेश्चन तो पक्का ही है भैया। इसमें आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, इसके मुझे 110% चांस लग रहे हैं कि आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चारों क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो। एक इसके नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे आपके क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बस आपका इतने क्वेश्चन कर लो, बस आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। अभी 2 या 3 क्वेश्चन हम और करेंगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, इसके बाद आपका ये चैप्टर सारा का सारा कंप्लीट है, डन है आपका चैप्टर। इससे बाहर आपका पेपर आएगा नहीं, 100% गारंटी दे रहा हूं इस बात की। ठीक है, तो नेक्स्ट में मूव करते हैं हम, और इसके साथ ही बेटा हम डिस्कस करेंगे इसके 2 न्यूमेरिकल। ठीक है, जो आपके लेटेस्ट एग्जाम में आते हैं, अभी 1-2 दिन साल से आपके यही किस टाइप के न्यूमेरिकल आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। और ये आपके दोनों की दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। ध्यान से देखो, बहुत इजी न्यूमेरिकल हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, बस आपको थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। अब इसमें देखो ध्यान से, ए और बी आपके यहाँ पे 2 लैंप हैं। ठीक है, ए और बी आपके यहाँ पे 2 लैंप हैं, जिसमें आपके लैंप ए की वोल्टेज दे रखी है और उसकी हमें पावर दे रखी है। और लैंप बी क्या है, इसमें लैंप बी की आपको वोल्टेज दे रखी है। ठीक है, और दूसरी बात हमें इसमें करंट कितना है, 3 एम्पियर। जो आपके बी में करंट जा रहा है वो कितना एम्पियर जा रहा है आपका, 3 एम्पियर करंट आपका यहां से जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो, हमने इसमें कैलकुलेट क्या करना है, करंट कैलकुलेट करना है। सिंपल सी बात है, किसमें, आपने लैंप ए में, लैंप ए में क्या कैलकुलेट करना है, आपने करंट कैलकुलेट करना है। लैंप ए की आपको क्या देखी है, वोल्टेज और पावर। करंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पावर अपॉन वोल्टेज। पावर कितनी है आपकी 24, वोल्टेज कितनी है आपकी 12, तो कितना आ गया आपका करंट, 2 एम्पियर। करंट कितना आपका इसमें 2 एम्पियर। फर्स्ट में आपका करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पियर आपका करंट जा रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, स्टेट एंड गिव रीजन फॉर द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, और आपने इसमें बताना है कि वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग आएगी। अब ध्यान से देखो भाई, अब ध्यान से देखो एक बात, जो आपका 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट किसमें है आपका, लैंप ए में। लैंप ए में क्या है आपकी 12 वोल्ट। आपको पता है कि ये किसके है, ए इसके पैरेलल में है और ये भी इसके पैरेलल में है। अगर लैंप ए में 12 वोल्ट है तो लैंप इस लाइन में भी आपको क्या होगा, इस लाइन में पूरी में क्या होगा, 12 वोल्ट। तो इस लाइन में भी ऑब्वियसली क्या बात है, 12 वोल्ट ही होगा, क्योंकि सारे के सारे क्या है, ये पैरेलल में है, और पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। अगर लैंप ए में आपकी 12 वोल्ट है तो इस लाइन में भी आपकी 12 वोल्ट होगी, तो इस लाइन में भी आपकी क्या होगी, 12 वोल्ट होगी। तो सेकंड आपका आंसर क्या आ गया इसमें, 12 वोल्ट। उसके बाद आपने क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ऑफ R2। R2 का R2 डिस्टेंस फाइंड करना है आपने इसमें। अब ध्यान से देखो, इसमें यहां पे आपकी पूरी कितनी है, 12 वोल्ट। पूरी इसमें कितनी है आपकी 12 वोल्ट, और इसमें आपकी कितनी ड्रॉप हो गई। अब ध्यान से देखो, इसमें आपको रेटिंग दे रखी है, लैंप बी इज रेटेड एट 12 वोल्ट। इसमें आपकी टोटल की टोटल कितनी है, 12 वोल्ट। 12 में 6 आपकी यहां हो गई, तो आगे इसके पास कितनी वोल्टेज बच गई, VR2 के पास 6 वोल्ट। देखो पूरी लाइन में आपकी 12 वोल्ट है, लैंप बी की रेटेड कितनी है आपकी, लैंप बी की रेटेड कितनी है आपकी 6 वोल्ट। तो R2 के पास कितनी वोल्टेज बच गई, 6 वोल्ट। और करंट कितना आ रहा है आपका इसमें, 3 एम्पियर।
रेजिस्टेंस फाइंड करनी है आपने, V इज इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है V अपॉन आई आर। वोल्टेज कितनी है आपकी इसमें 6 वोल्ट, और आपका इसमें करंट कितना जा रहा है आपका 3, तो कितना आंसर आ गया आपका इसमें 2 ओम। 2 ओम क्या आ गया आपका इसमें आर आ गई, ठीक है, रेजिस्टेंस R2। अब ध्यान से देखो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1, R1 की वैल्यू फाइंड करनी है अभी, ये तो बहुत इजी है आपका, R1 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ध्यान से देखो यहां से कितना करंट आ रहा है 2A, यहां से कितना करंट आ रहा है आपका 2A, और यहां से कितना करंट आ रहा है आपका 3A, तो टोटल करंट यहां पे कितना बनेगा 5A। देखो 2 यहां से आ गया, 3 यहां से आ गया, टोटल कितना बनेगा आपका 5A, ठीक है। और आपकी इसमें वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज कितनी है आपकी इसमें, ध्यान से देखो टोटल वोल्टेज कितनी है आपकी इसमें 15, और 12 आपकी यहाँ पे ड्रॉप हो रही है, सभी 12 ड्रॉप हो रही है, तो आगे लास्ट में कितनी बचेगी आपकी 3 वोल्टेज बचेगी, वोल्टेज है करंट है, और आपकी इसमें आर की वैल्यू आ जाएगी V इज इक्वल टू आई आर। आर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है V अपॉन आई, वोल्टेज कितनी है आपकी इसमें 3, और करंट कितना है आपका इसमें 5, तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा। सबसे इजी न्यूमेरिकल है आपका। उसके बाद ये देखो, ये भी आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दोनों न्यूमेरिकल मैंने आपको इसलिए करवाए हैं क्योंकि ये दोनों ही न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से आपको कोई न्यूमेरिकल आएगा, थोड़ी बहुत इसमें आपको चेंज हो सकता है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल एज इट इज ही आएगा। 100% गारंटी है बेटा इस बात की, इसका न्यूमेरिकल एज इट इज ही आपको पेपर में छप के आएगा 100%। थोड़ा बहुत आपको इसमें R1 और R2 चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, आपने इसमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस R2 का है, ध्यान से देखो R2 के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो ये सर्किट और ये सर्किट, मतलब यहां से लेके और यहां तक, और यहां से लेके यहां तक, ये दोनों के आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो जो वोल्टेज इसमें होगी वही वोल्टेज क्या होगी इसमें, जो इस लाइन में वोल्टेज होगी वही इस लाइन में वोल्टेज होगी। तो इस लाइन में वोल्टेज कितनी है, देखो आपकी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, करंट है, तो यहाँ पे इसको देखो, तो आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, आर की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो आपके आर की वैल्यू कितनी है 4, और करंट कितना है आपका, यहां से आपकी आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई इसकी वैल्यू आपकी, ठीक है। 6 वोल्ट आपकी क्या आ गई इसकी क्रॉस, क्योंकि जितनी वोल्टेज आपकी यहां पे है और उतनी ही वोल्टेज आपकी कहां होगी, तो आपकी R2 के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ गई 6 वोल्ट। आगे आपने क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2 रेजिस्टेंस फाइंड करना है, R2 रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखो भाई, वोल्टेज कितनी है आपकी 6 वोल्ट है, यहां पे करंट कितना आ रहा है 2 एंपियर, यहां करंट 2 एंपियर आ रहा है, यहां 1.5 गया, यहां पे कितना आएगा 0.5, यहां पे 0.5 एंपियर करंट गया, वोल्टेज है आपके पास, तो आर की वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू क्या होगी V इज इक्वल टू आई आर। आर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है V अपॉन आई, वोल्टेज कितनी आपकी 6, करंट कितना है आपका 0.5, तो आपका इसमें कितना आंसर बनेगा, आर की वैल्यू 12 ओम। ये क्या बन गई आपकी आर की वैल्यू। आगे क्या फाइंड करना है आपने, रेजिस्टेंस R1, ये R1 रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अभी ध्यान से देखो ये बात समझने वाली है, टोटल वोल्टेज कितनी है आपकी 12 वोल्ट है, इस सर्किट में आपकी कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, ध्यान से देखो इस सर्किट में आपकी कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है 6 वोल्ट, 6 यहाँ है और 6 यहाँ है, 6 वोल्ट ड्रॉप हो गई। यहाँ पे आपकी कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, ध्यान से देखो इसमें आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है, करंट है, तो आपकी वोल्टेज देखो V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। I की वैल्यू कितनी है 2, R की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे आपकी इस सर्किट में आपकी 4 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इस सर्किट में आपका कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 6 वोल्ट, तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट में कितनी वोल्टेज बचेगी 12 वोल्ट टोटल है, 4 यहाँ ड्रॉप हो गई, 6 यहाँ ड्रॉप हो गई, लास्ट में कितनी बचेगी आपके पास 2, 6 प्लस 4 कितना, देखो यहाँ वोल्टेज 6 वोल्टेज ड्रॉप हो गया, यहाँ पे आपका 4 वोल्टेज ड्रॉप हो गया, यहाँ पे आपका 6 वोल्टेज ड्रॉप हो गया, इन दोनों सर्किट में 6 और 4 10 वोल्टेज ड्रॉप हो गई आपकी, पीछे कितनी बच गई आपकी 2 वोल्टेज, और आपके इसमें करंट कितना है आपका इसमें 2 एम्पियर, तो आपकी आर की वैल्यू आएगी, यहाँ से आर की वैल्यू आपकी फाइंड कर लो आप, V अपॉन आई क्या हो गया, आर की वैल्यू भी 2 है, तो आपकी कितनी आ गई 1 ओम, आपका क्या आ गया आर की वैल्यू।
इतना सिंपल न्यूमेरिकल है। बस आपने थोड़ा इसमें ध्यान से देखना है कि कहां पे आपकी, एक बात का खास ध्यान रखना, जो आपकी वोल्टेज होती है पैरेलल में, आपकी वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। पैरेलल में आपकी वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। इस बात का खास ध्यान रखना। इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। 100% इन दोनों में से एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत हल्का चेंज हो सकता है, लेकिन आपको एज इट इज छप के आएगा, एज इट इज ही छप के आएगा, 100% बता रहा हूं ये, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर आपका। तो इसके साथ ही बेटा हम बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हो, मैग्नेटिक इफेक्ट भी कह सकते हो इसको। इसमें आपके 5 मार्क्स का पेपर आपका इसमें कवर होगा। साइंस का 5 मार्क्स का पेपर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड से ही कवर होगा, जिसमें आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा और 2 इसमें आपके आएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। और एक बात मैं आपको ना पहले क्लियर कर दूं, फिजिक्स में आपके ना बहुत कम एमसीक्यू आते हैं। अगर एमसीक्यू बनेंगे भी वो आपके मैग्नेटिक इफेक्ट और आपके लाइट के चैप्टर में से ही बनेंगे, अदरवाइज किसी चैप्टर से आपके कोई एमसीक्यू नहीं बनेगा। अब जो जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं वो आज हम सभी डिस्कस कर लेंगे। आज के हम ये 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये 5 क्वेश्चन अगर आपने डिस्कस कर लिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, तो मुझे इस बात की, मैं आपको पहले कह रहा हूं कि इस बात की 100% गारंटी है कि इसी 5 में से ही आपका पेपर आएगा। इन 5 क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लो, इसी से ही आपका एक क्वेश्चन उठ के आपके पेपर में आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, ड्रॉ द पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आपने पैटर्न ड्रॉ करना है किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, थ्रो इसमें करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में आपने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक पैटर्न ड्रॉ करना है। ध्यान से देखो बेटा, इसमें एक तो आपकी सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप आपकी देखो ऐसी कोई लूप है, एक सर्कुलर लूप है, इसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करना है। आपको पता है कि, ठीक है, इसमें जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी वो इसके ऐसी तरफ जाएंगी, बाहर की तरफ। इसमें ऐसे पैटर्न बनाते हुए बाहर की तरफ। अगर इसमें देखो तो इसमें जाएगी आपकी ऐसे बाहर की तरफ। अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें कि अगर हम इसमें आपका करंट चेक करें, करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी। अब देखो, जो मेरी फिंगर है, फिंगर को मैंने कर्व किया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में कर्व किया, तो मेरी देखो मैं इसको कर्व कर रहा हूं, तो कर्व कर रहा हूं तो ये किस तरफ जा रही है, देखो बाहर की तरफ कर्व कर रहा हूं, बाहर की तरफ कर्व किया तो मेरी डायरेक्शन देखो कहां पे बन रही है, टॉप की तरफ। मेरा जो थंब है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे किसको, करंट को, तो आपका करंट इस तरफ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे, अब इस साइड देखो, मैग्नेटिक फील्ड कर्व की, मैग्नेटिक फील्ड को मैंने कर्व किया, थंब रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा किसको, डायरेक्शन को, किसकी डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को। तो मेरी करंट की डायरेक्शन क्या होगी इसमें, ऐसे पॉजिटिव से यहां पे नेगेटिव, ठीक है। यही आपने इसमें पूरा एक्सप्लेन करके आना है, ठीक है। तो आपके करंट की डायरेक्शन वो कैसे हो गई, ऐसे इस तरफ, ठीक है। इस तरफ आपके क्या बन गई, आपके करंट की डायरेक्शन। ये किसमें है, आपके करंट कैरी सर्कुलर लूप, करंट कैरी सर्कुलर लूप, जो आपकी कोई सर्कुलर लूप है उसमें अपना करंट मूव कर रहा है, तो उसकी आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। ये पूरा पैटर्न ड्रॉ कर दिया आपने, किसमें ड्रॉ कर दिया आपने बेटा, ये सर्कुलर लूप में, जो आपकी सर्कुलर लूप को करंट कैरी कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेम क्या है, नेम और द स्टेट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 100% पेपर में आएगा, 100% पेपर में आएगा, लिख के ले लो मेरे से। नेम बताना है आपने और किस क्या बताना है, जो फाइंड करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो क्या होगा इसमें, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका ये। इसमें आपका आएगा, जल्दी से मुझे कमेंट कर सकते हो, इसमें जल्दी से मुझे कमेंट कर सकते हो, इसमें इसका नेम क्या है, नेम और आपका फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन सा आता है इसमें। अभी भी मैंने आपको करवाया, अभी लगा के दिखाया मैंने आपको, अब यहां पे लगा के भी दिखाया मैंने। तो क्या है ये आपका राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो इसमें नेम क्या है आपका बेटा, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल है बेटा आपका, इसका नेम है राइट हैंड थंब रूल। और आपने इसमें आपको मैं एक बात और भी क्लियर कर दूं, जो आपकी फिंगर होती है, करली फिंगर आपको रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और आपका थंब रिप्रेजेंट करता है किसको, रिप्रेजेंट करता है ये करंट को, किसको रिप्रेजेंट करता है ये करंट को। करली फिंगर आपकी रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 100% पेपर में आएगा आपके। उसके बाद नेक्स्ट देखो, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब क्या है, वाई। आपको ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कभी भी आपस में टकराती नहीं, क्यों नहीं टकराती। अब ध्यान से इसका रीजन सुनो।
अब देखो, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ जा रही है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी जा रही है इस तरफ। अब देखो, अगर इस पॉइंट में देखो, ये आपका होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर मैं इसकी बात करूं पहले, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इस तरफ, और अगर मैं इसकी बात करूं तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आपकी इस तरफ। तो आपको एक चीज ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक तो इस तरफ है और इस पॉइंट पे ही इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। क्या आपकी ये पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट पे दो दो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फिजिकली बेटा ये पॉसिबल है? नो। फिजिकली आपका पॉसिबल है? नो। एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपके दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल हो नहीं सकती, कभी नहीं बेटा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही पॉसिबल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन जा रही है, इस पॉइंट में चेक करो तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन डायरेक्शन ये होगी। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कभी पॉसिबल नहीं होती, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। हाउ इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन? ड्रॉ डायग्राम। आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, इसमें आपका जिसमें आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे होता है, देखो ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये आपकी डायग्राम बन गई। उसके बाद देखो नेक्स्ट, और ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी हमने ये किया राइट हैंड थंब रूल वाला, और टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ड्रॉ पैटर्न ड्रॉ करना है आपने, किसका? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। करंट कैरिंग सोलेनॉइड, अब बात किसकी हो रही है बेटा? सोलेनॉइड एंड अ बार मैग्नेट। इन दोनों का डिफरेंस बेटा ध्यान से समझ लो। और सोलेनॉइड और बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होती हैं, पहले एक बात क्लियर कर दूं, ये दोनों आपस में ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। अब देखो, पहले मैं बात करूंगा इसकी बार मैग्नेट की। बार मैग्नेट की बात कर रहा हूं, देखो बेटा आपका ये नॉर्थ पोल है, ये आपका है साउथ पोल। बार मैग्नेट की बात कर रहा हूं, बार मैग्नेट की। अब ध्यान से देखो, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है जी आपकी किस तरफ जाएंगी? साउथ पोल की तरफ। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी, बाहर की तरफ क्या है इसकी डायरेक्शन? नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ। बाहर की तरफ डायरेक्शन क्या है बेटा बार मैग्नेट में? नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ। और अंदर क्या है इसकी डायरेक्शन? साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ। बार मैग्नेट के अंदर जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ, नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ। और अंदर क्या होती है बेटा इसकी? साउथ से लेके नॉर्थ तरफ, ठीक है। उसके बाद है आपकी बात सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड की होगी बिल्कुल ऑपोजिट। क्या ऑपोजिट होगा देखो इसमें, ये आपका सोलेनॉइड बन गया। इसमें आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे होगी? इसमें बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है ऐसे। अगर हम इसको नॉर्थ और साउथ मान रहे हैं तो इसमें आपके बाहर की तरफ डायरेक्शन क्या होगी? साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ। सोलेनॉइड में आपकी डायरेक्शन बाहर की तरफ क्या होती है? साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ, साउथ से लेके आपके नॉर्थ की तरफ, ठीक है। बाहर में आपकी डायरेक्शन क्या होगी? साउथ से लेके नॉर्थ। एक याद रख लो बेटा, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा, ठीक है। बार मैग्नेट में याद रख लो, ठीक है। कोई भी चीज का कंपैरिजन याद करना हो तो एक चीज याद करो, दूसरी अपने आप याद रह जाएगी, ठीक है। बार मैग्नेट में याद करो बस आप। बार मैग्नेट में क्या होता है कि नॉर्थ में आपकी क्या होगी? नॉर्थ से लेके साउथ तक। बाहर की तरफ क्या होगी? नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ। अंदर क्या होगी? साउथ से लेके नॉर्थ तरफ। सोलेनॉइड में क्या होता है? ये ऑपोजिट होता है। उसके बाद देखते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन। ये भी बेटा आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट द रूल्स यूज्ड टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। आपने एक ऐसा रूल बताना है बेटा जिसमें आपकी फोर्स और करंट कैरिंग और मैग्नेटिक फील्ड आपको साफ साफ क्लियर है बेटा। ये कौन सा होता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बेटा क्या रिप्रेजेंट करता है? ध्यान से सुनो मेरी बात अब ध्यान से। जो आपका एक थंब है, थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपकी फोर्स, फादर। एफ से याद रखना फोर्स, ठीक है। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? आपकी फादर मतलब फोर्स। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? फर्स्ट फिंगर, मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रही है? आपकी मैग्नेटिक फील्ड। और आपकी जो मिडिल फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? आपकी सी से चिल्ड्रन, ठीक है। फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन। अब ध्यान से देखो बेटा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो इसकी तरफ, ये हो गया आपका थंब। थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका फोर्स। और ये होगी आपकी फर्स्ट फिंगर। फर्स्ट फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड। और आपकी मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? करंट। फादर मदर और चिल्ड्रन। थंब रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा फोर्स को, और आपकी फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, और आपकी मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है करंट को। इसको कहते हैं बेटा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें आपकी फिंगर कर्व होती है और आपका थंब रिप्रेजेंट करता है करंट को, उसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। उसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। उसके बाद देखते हैं बेटा, अब इसमें हमें ये बताना है, अब इस पर इसका सेकंड पार्ट है, एक फोर्थ का ही सेकंड पार्ट है। एक तो आपको ये फिगर दी हुई है, एक ये फिगर है और ये फिगर है। तीनों फिगर्स में आपने ये बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा फोर्स किस में लगेगी।
अब देखो बेटा इस तरफ देखो, पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, और इलेक्ट्रॉन भी क्या मूव कर रहा है, इस तरफ। दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक ही तरफ। तो इसमें आपकी कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी। दोनों की डायरेक्शन क्या है, आपस में पैरेलल है, दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। तो आप इसको डिटेल में कह सकते हो कि इसमें जो एंगल होगा, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन की दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसमें जो एंगल है आपका थीटा, वो क्या होगा इसमें, जीरो। साइन जीरो क्या होता है आपका, जीरो। साइन जीरो क्या होता है आपका, जीरो। नो फोर्स एक्ट ऑन ईच अदर, इस पे कोई भी फोर्स बेटा एक्ट नहीं करेगी। और इस पे ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, और आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है आपका इस तरफ। तो इसमें आपका एंगल कौन सा बन गया, 90 डिग्री। साइन 90 क्या होता है बेटा आपका 1। साइन 90 क्या होता है आपका 1। इसका मतलब इस पे मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगी। तो आपका इसमें मैक्सिमम फोर्स किसमें एक्ट करेगी, ए में, और मिनिमम फोर्स एक्ट करेगी आपके सी में। मिनिमम फोर्स बेटा इसलिए एक्ट कर रही है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी उस तरफ है, इलेक्ट्रॉन भी आपका उसी तरफ मूव कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों आपस में पैरेलल हैं। उसमें एंगल क्या है, जीरो। अगर साइन जीरो है तो आपकी नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगेगी उस पे। इसमें क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है आपका इस तरफ, और आपका जो इलेक्ट्रॉन है आपके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो 90 डिग्री मूव कर रहा है, 90 डिग्री मूव कर रहा है, तो आपका साइन 90 क्या होगा, 1। मैक्सिमम फोर्स इस पे एक्ट कर रही है बेटा। उसके बाद देखते हैं पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। मैंने आपको पहले बता दिया बेटा, इसके सोलेनॉइड में आपकी इनसाइड, इनसाइड अब किसकी बात हो रही है बेटा, इसके अंदर की बात हो रही है। अब आपको पता है कि किस किस तरह मूव करती है, ये आपकी इस तरफ ऐसे मूव करती है, ऐसे ऐसे। तो अंदर की तरफ की डायरेक्शन क्या बनेगी, ऐसे, ठीक है। अंदर की तरफ आपकी डायरेक्शन क्या बनेगी आपकी, ऐसे। तो क्या आपको पता है कि ये ऐसे मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं बेटा, ये ठीक है, ऐसे मूव करेंगे। तो आपके अंदर की डायरेक्शन क्या बनेगी, आपके अंदर की डायरेक्शन क्या बनेगी इसमें, ठीक है, इस तरह डायरेक्शन बनेगी आपके। अब इसमें एक चीज खास ध्यान रखना बेटा, इस ये बात मैंने अलग से लिखी हुई है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के। आर का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। जितना आपका मैग्नेटिक फील्ड सोर्स से दूर जाता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का फैक्टर उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जितना वो मैग्नेटिक फील्ड आपके क्लोज आता जाएगा, उतना ही उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे जैसे आपका करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्या होगी, उसमें इंक्रीज होगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा, वो आपका डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और आपके करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसमें एक चीज का खास ध्यान रखो, ये भी एक चीज मैंने बनाई है आपके सामने, ये टॉप से बॉटम क्यों लिखा है, अब ध्यान से देखो। इसमें पहले ये देखो, टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम देखो। अब इसका मैं डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन क्या है इसकी, डायरेक्शन ये क्या मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। किसकी तरफ मूव कर रहा है, ये क्लॉकवाइज। ये किसकी तरफ मूव कर रहा है, आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। ये आपका किसकी तरफ मूव कर रहा है, आपके क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये आपका कैसे आएगा, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो आपका कैसे आएगा, ये टॉप से लेकर बॉटम की तरफ, टॉप से लेकर बॉटम की तरफ जाएगा। अब ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है ये बॉटम से लेकर टॉप की तरफ, बॉटम से लेकर टॉप की तरफ। अगर आपके बोर्ड की तरफ देख रहे हो तो ये टुवर्ड दी बॉटम, ठीक है। अगर ऐसे देखो तो अवे फ्रॉम दी बॉटम, अवे फ्रॉम दी बोर्ड, ये टुवर्ड दी बोर्ड, ठीक है। तो ये भी आपकी जो फिंगर्स हैं वो आपका रिप्रेजेंट करेगी, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो आपकी ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें मैग्नेटिक फील्ड की थंब रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को। तो इसमें भी हमारा क्या लग रहा है, राइट हैंड थंब रूल, इसमें भी आपका राइट हैंड थंब रूल लग रहा है। तो यही है बेटा आपके फिजिक्स के जितने भी चैप्टर थे उसमें हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को करके जाओगे ना, तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपके पेपर इससे बाहर आएगा ही नहीं। 100% गारंटी दे रहा हूं बेटा इस बात की। अगर जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए, हर एक चैप्टर में मेन क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, जितने भी आपने इस चैप्टर में इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, इससे बाहर आपका पेपर बिल्कुल नहीं जाएगा। 100% गारंटी दे रहा हूं बेटा। आगे वीडियो को चेक कर लेना कि इसी से पेपर आएगा आपका। अगर आपको ये सारी मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो बेटा प्लीज अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट कल की क्लास बायो की कंडक्ट कर सकूं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा बेटा हमें सपोर्ट करो। थैंक यू बेटा। कैसे हो आप सभी। आज हम डिस्कस करेंगे आपके क्लास 10th का साइंस का पेपर, जिसमें आपके सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर साल पेपर में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने सबसे पहले आपका केमिस्ट्री पार्ट उठा लिया, जिसमें सबसे पहले आपके हमने केमिकल रिएक्शन में से हमने डिस्कस करने हैं कि केमिकल रिएक्शन में आपके हर बार पेपर में कौन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सीबीएसई ने हर बार केमिकल रिएक्शन में कौन सा क्वेश्चन पूछना होता है, ये हम आज सारे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसमें आपको एक बात क्लियर कर दूं
कि इसमें आपका टोटल 8 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसमें आपके 2 मार्क्स का और 3 इसमें आपको एमसीक्यू पूछे जाते हैं। और मैं आपको इसमें एक बात और भी क्लियर कर दूं, टोटल आपके साइंस के पेपर में 20 एमसीक्यू आते हैं, जिसमें आपके अकेला केमिस्ट्री पार्ट में 10 एमसीक्यू डिस्कस किए जाते हैं और 10 में से 3 के 3 एमसीक्यू आपके केमिकल रिएक्शन में से ही आगे बनते हैं। सीबीएसई ने हर बार एमसीक्यू 3 एमसीक्यू है वो यहीं से इसमें प्रिपेयर करने होते हैं। सबसे पहले देखो हम डिस्कस करेंगे 3 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके एमसीक्यू। तो सबसे पहले देखो आपका आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहला आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है केमिकल रिएक्शन में कि रिड्यूसिंग एजेंट। आपको रिड्यूसिंग एजेंट से पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें आपने रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड करना होगा कि इसमें आपका कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी सबसे मोस्ट 3 रिएक्शन लिखी है मैंने, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है जो हर साल पेपर में आपके पूछी ही जाती है, जिसमें आपके इसमें देख सकते हैं हम कि ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है और इसमें आपका F2 आपका रिड्यूसिंग एजेंट है और इसमें आपका CO आपका क्या है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसी रिड्यूसिंग एजेंट के बेसिस पे हर साल आपकी कोई ना कोई 2-3 रिएक्शन दिए गए, ये आपकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। और डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन, ये पूरा आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपको रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन पूछी ही जाएगी। 100% सीबीएसई की ये फेवरेट है, बिल्कुल हर साल ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन पूछी ही जाती है पेपर में। और उसके बाद सेकंड आपका देखो आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये भी आपका कह सकते हैं सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई में एक क्वेश्चन आपको ये 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना होगा ये कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। जिसमें आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई 3 रिएक्शन दी जाएंगी, उसमें आपको ये बताना होगा कि ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डीकंपोजिशन है, कौन सी टाइप की आपकी रिएक्शन है। जिसमें आपकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो हर साल पेपर में पूछी जाती है, कई बार ये पेपर में तीनों रिएक्शन आई हैं, हम डिस्कस करेंगे ये तीनों। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है आपकी ये वाली रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं इसको। और ये इसमें है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट, आपस में इसकी क्या हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन गई। और इसके साथ जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन है, इसके साथ आपको एक चीज और भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो क्या, इसमें देखो इसमें आपकी हीट आउट हो रही है, तो इसमें आप डिस्प्लेसमेंट के साथ कह सकते हो इसके ये आपकी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। पूरा आपको इसमें क्लियर करके बताना होगा, ठीक है। और इसमें आपको कह सकते हैं ये आपकी कौन सी है, एक डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें ZnCO3 क्या हो रहा है, डीकंपोज हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये आपकी कोई भी आपको कोई रिएक्शन देंगे जिसमें आपको इक्वेशन को बैलेंस करना आएगा, ये आपके केमिकल रिएक्शन का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल आपको कोई ना कोई, चाहे आपको उसमें एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाए, चाहे आपको उसमें 2 मार्क्स में आ जाए, ठीक है, आपको कोई ना कोई इक्वेशन दी होगी जिसको आपको इक्वेशन को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, ठीक है। जहां आपने क्या हो सकता है, देखो इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस नहीं करना, इस क्वेश्चन में आपको इसका प्रोडक्ट लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड। आपको पता है क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, जिसमें आपके वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। कॉपर क्रिस्टल CuSO4 + 5H2O, ठीक है। अगर आप इसको हीट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, कॉपर SO4, ठीक है, और प्लस आपका वाटर इसमें क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फॉर्म्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसमें तो आपका है, नेक्स्ट इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जो आपका सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट है, इसको हीट करेंगे तो ये भी आपका इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार ये पूछा जाता है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसे कह सकते हैं NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसको हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 क्या हो जाएगी, आपकी बाहर हो जाएगी। ये भी आपका एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद राइट वन केमिकल इक्वेशन, आपने कोई भी एक केमिकल इक्वेशन इस टाइप की क्वेश्चन याद करके आनी है, जिसमें आपको चेंज द कलर, ये आप सारी की सारी एग्जांपल याद कराना, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, इस टाइप की आपकी कोई ना कोई आपको एक ना एक एग्जांपल दे देंगे, जिसमें आपको कहेगा कि इसमें एक्शन कब आपने ये खुद याद करके जानी है,
ये आपने 100% याद करके ही जानी है कि इस रिएक्शन में आपका कलर चेंज हो रहा है, इस रिएक्शन में आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इस रिएक्शन में आपके प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। उसमें आपको डायरेक्टली गिवन किया होगा और आपने वहां पे रिएक्शन लिखनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल चेंज इन कलर, इसकी तो आपकी यही एग्जांपल बन सकती है। इसमें आपके चेंज इन कलर होता है, ठीक है। Fe2CO3 + 2Al आपका प्रोडक्ट बनेगा Al2O3 + 2Fe, ठीक है। ये आपका चेंज इन कलर। इसी टाइप की आपकी इसमें एक आपका और भी होता है चेंज इन स्टेट। उसमें भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया था कि चेंज स्टेट चेंज हो रही है, उसकी आपने एक एग्जांपल लिखनी है। और इसमें आपका एक और भी होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, इसकी भी आपको एक एग्जांपल याद करके ही जानी है। और यही आपके हैं बस 4 क्वेश्चन। अगर आप इन चारों क्वेश्चन को अच्छे से रख लोगे तो आपका केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। यही क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन इस साल पूछे जाएंगे आपके 2025 में, ठीक है। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यू कि इसमें कौन से आपको एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो बेटा इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन में आपके कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं। मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था कि केमिकल रिएक्शन में आपके 3 एमसीक्यू पेपर में आएंगे ही आएंगे, और जिसमें आपके सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू ये 5 एमसीक्यू हैं। इन 5 एमसीक्यू में से ही आपको कम से कम 2 एमसीक्यू पेपर में 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, जो 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH, जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब उसमें हम क्या ऐड करेंगे, जिंक ऐड करेंगे, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बन के आएगा। देखो इसमें तो एक तो हमारे पास आएगा जिंकेट, और जिंकेट के साथ हमारे पास इसमें हाइड्रोजन रिलीव होगी ना। तो बेटा इसमें वाटर नहीं रिलीव होगा, तो इसमें आपकी क्या रिलीव होगी, हाइड्रोजन। तो आपका इसमें सही आंसर क्या बन गया, ऑप्शन बी। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम जिंक से रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बन गया, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन क्या होगी, इसमें रिमूवल हो गई। और इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका, जिसमें आपने ये बताना है कि सिलेक्ट द डीकंपोजिशन रिएक्शन। मैंने बेटा आपको पहले एक बात क्लियर कर दी कि आपको इसमें डीकंपोजिशन रिएक्शन, कोई भी आपको एक रिएक्शन दे दी जाएगी, ठीक है, और उसमें आपने ये बताना होगा कि ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। जब आपको इसमें किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम दे दिया जाएगा, आपने उसका नेम लिखना होगा, ठीक है। अब देखो इसमें डीकंपोजिशन रिएक्शन इन विच द सोर्स ऑफ लाइट इज, जो आपका सोर्स है एनर्जी का वो क्या है, इसमें लाइट। तो इसमें आपकी कौन सी रिएक्शन आएगी, तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड है, जब उसमें हम लाइट एनर्जी यूज करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, सिल्वर प्लस ब्रोमीन। ये बेटा आपकी एक फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन भी है, ठीक है। जो आपकी सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम इस पे रिएक्ट करेंगे लाइट के साथ, तो हमारे पास सिल्वर प्लस ब्रोमीन बनेगा। तो इसको बेटा हम फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन का नाम भी देते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो नेक्स्ट में हमने बताना है कि इसमें आपका कौन सा ऑक्सीडेशन है और किसमें आपकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है। जो MnO2 है और HCl, अब ध्यान से देखो इसमें MnO2, अब ये कन्वर्ट होगा किसमें, MnCl2 में। यहां से क्या हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो हमारे पास इस पे MnO2 पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। और HCl देखो कन्वर्ट हो गया आपका Cl2 में, यहां से क्या रिमूव हो गया आपका, हाइड्रोजन। अगर यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो यहाँ पे HCl पे क्या हो रही है, आपकी ऑक्सीडेशन। तो आपकी सही ऑप्शन क्या बन गई इसमें, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो इसमें आपको देखो, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवाया था, मैंने आपको पहले एक बात क्लियर कर दी थी कि आपको इसमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% चांस है इसके पेपर में आने में, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है, ये आपका एमसीक्यू में भी देखो आ गया, और आपका इसे 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। अब MnO2 प्लस X, यहाँ पे X की वैल्यू फाइंड करनी है, Y की, और यहाँ पे Z की, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। X की वैल्यू 4 आएगी, Y की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी, Z की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1। तो ये होगी आपकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। उसके बाद 5th एमसीक्यू देखो, स्ट्रांगली हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, जो आपका फेरस सल्फेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपका फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4। ये आपके फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है।
ठीक है, जब हम इसको स्ट्रॉन्गली हीटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ब्राउन सॉलिड और 2 गैसेस। देखो ब्राउन सॉलिड और 2 गैसेस कौन सी रिलीज होगी, इसमें है तो आपका होगा Fe2CO3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, ये आपकी दोनों की दोनों गैसेस में बाहर आएगी। तो इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन का नाम दे सकते हैं, इसमें होगी आपकी डीकंपोजिशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट है। ये 5 एमसीक्यू हैं, इस 5 एमसीक्यू में ही आपके कम से कम 2 एमसीक्यू आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इस बात की 100% गारंटी है। ठीक है, और क्योंकि ये एमसीक्यू आपके हर साल पेपर में, हर ईयर के पेपर में आपको एमसीक्यू देखने को बहुत ज्यादा बार ये एमसीक्यू आपके रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, और इस बार भी आपके ये एमसीक्यू के आने के चांस 100% हैं। और इसके साथ ही बेटा हम डिस्कस करेंगे अभी आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले आप इसमें एक बात का खास ध्यान रखना कि इसमें आपके 5 मार्क्स का पेपर इसमें आएगा आपको, जिसमें आपको एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का आएगा और जिसमें आपको 2 आपको इसमें आएंगे एमसीक्यू। और इसमें भी हम ऐसे ही सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो ही हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका पीएच का, और पीएच का क्वेश्चन तो आपका इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है ना, हर साल पेपर में पूछा जाता है। सीबीएसई में पीएच का क्वेश्चन हर साल 10th के बोर्ड के पेपर में आता ही आता है आपका। अब देखो पीएच ऑफ टोमेटो जूस इज 4.6, ठीक है, और इसका हमने ये बताना है दिस यूज लाइकली टू बी टेस्टेड, गिव रीजन। हमने ये बताना है इसमें कि वो पीएच है टोमेटो जूस की वो 4.6 है। तो आपको पता है कि पीएच होती है 4.6 है, 7 से इसकी पीएच कम है तो इसका टेस्ट क्या हो, एसिडिक होगा। अगर इसका टेस्ट एसिडिक होगा तो इसका नेचर है, हम कह सकते हैं सोर इन टेस्ट। तो टेस्ट कौन सा होगा इसका, सोर। एसिडिक नेचर होने के कारण इसका जो टेस्ट है वो इसका क्या होगा, सोर इन नेचर होगा। हाउ डू वी डिफरेंशिएशन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के इन बिटवीन हमने डिफरेंस बताना है। ये भी आपका सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ये आपके तीनों क्वेश्चन है ये आपके 1 मार्क्स में किसी भी पार्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, जो आपके प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाते हैं इन वाटर में, और वीक बेस जो आपके पार्शियली डिसॉल्व होते हैं। जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो आपके कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में और प्रोड्यूस क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन। ठीक है, और जो वीक बेस होते हैं वो पार्शियली डिसॉल्व होते हैं इन वाटर में और प्रोड्यूस क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन। ठीक है, और उसके बाद है हमारे एसिड रेन। एसिड रेन कैन मेक्स द सर्वाइवल फॉर एक्वेटिक एनिमल्स डिफिकल्ट। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो डिफिकल्ट फील करते हैं, क्यों, क्योंकि एसिड रेन के रीजन के कारण। तो इसका मेन रीजन क्या है, जो आपकी एसिड रेन होती है आपको पता है वो क्या है, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, वो पूरे जो आपके वाटर को वो एसिडिक कर देती है, तो उसकी जो पीएच वैल्यू है वो काफी डिक्रीज होती है। अगर उसकी पीएच वैल्यू डिक्रीज हो गई तो वो एक्वेटिक एनिमल के लिए वो काफी डिफिकल्ट का रीजन बनती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सुगेस्शन 1 रेमेडियल मेजर इज टू कॉन्ट्रैक्ट द चेंज इन पीएच। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका इसमें चेंज इन पीएच। हमने एक ऐसा रेमेडियल बताना है कि जिसमें आपकी पीएच चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। ये भी आपका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल ये पेपर में आता ही आता है। ठीक है, प्रोड्यूस ऑफ टू मच एसिड इन स्टमक ड्यूरिंग इनडाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। इसमें जो आपके कीवर होते हैं कि ज्यादा एसिडिक नेचर बनती है, ज्यादा एसिड बनने से क्या होता है कि आपकी इनडाइजेशन क्रिएट होती है। तो उसका हमने एक रेमेडियल बताना है कि उसका एक क्या रेमेडियल है। इसका रेमेडियल हम क्या करते हैं, इसमें एंटासिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम इसमें, एंटासिड। जो एंटासिड है वो क्या करता है, एक बेसिक का काम करता है, बेस का काम करता है, जो कि हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमारी इंडाइजेशन क्रिएट नहीं होती। उसके बाद है स्ट्रंगा हनी बी फॉर नेटल लीव्स। जो आपकी हनी बी है वो स्ट्रंग करती है तो उसमें क्या होता है, एसिडिक, वो टोटली आपके एसिड को वहां पे इंजेक्ट कर देती है। अगर वहां पे एसिड को इंजेक्ट कर दिया उसने तो वो पूरा का पूरा एरिया आपका क्या बन जाएगा, एसिडिक इन नेचर बन जाता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा। तो उसमें हम क्या यूज करेंगे इसके लिए, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपका क्या करता है, यहां पे भी एक एसिड का बेस का काम करता है, जो आपके जो एसिडिक एरिया को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि आपको रिलीफ मिले उसमें से। ठीक है,
और उसके बाद फ्रेश मिल्क है pH 6, चेंज इनटू कार्ड इट विल बी pH इंक्रीज और डिक्रीज। और ये बात हमें बिल्कुल साफ साफ क्लियर है, जो आपके pH हो रहा है इसकी फ्रेश मिल्क की, वो क्या होती है आपकी 6 होती है। जब वो आपके कार्ड में चेंज होता है, कार्ड में क्या होता है, जो आपका बैक्टीरिया होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। अगर वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, इसमें क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। एसिड की पीएच क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे उसकी जो कार्ड बन जाती है तो आपकी उसकी पीएच क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो आपके लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, जिससे आपकी वो पीएच को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, और ये आपके सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपको 100% कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा, चाहे वो आपको 1 मार्क्स मिले, 2 मार्क्स में मिले, हो सकता है कि इसमें आपको कोई 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। और इसमें जो आपका एसिड, बेस और सॉल्ट है, इसमें आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये 5 के 5 फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने बहुत जरूरी है। अगर आपने ये 5 के 5 फॉर्मूला ध्यान में नहीं रखे तो इसका मतलब आपने एसिड, बेस एंड सॉल्ट किए ही नहीं। ठीक है, इसके बिना आपका एसिड एंड बेस बहुत ज्यादा अधूरा है। सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला है आपका यहाँ पे वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा में आपके Na2CO3 प्लस 10 वाटर मॉलिक्यूल्स और क्या अपना लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट प्लस डॉट 10 H2O। इसमें सबसे बड़ी ध्यान में रखने वाली डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल लगे होते हैं, तो आपको उसमें आंसर क्या आएगा, वॉशिंग सोडा। तो आपका आंसर उसमें क्या आएगा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल लगे होते हैं 10 H2O मॉलिक्यूल्स। और उसके बाद बेकिंग सोडा, NaCl वाटर प्लस CO2 मिला क्या बनते हैं आपका अमोनियम क्लोराइड बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसमें सबसे इंपोर्टेंट ये आपका बहुत इंपोर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम। और आपका CaSO4.2H2O क्या बन गया, ये आपका जिप्सम बन गया। ठीक है, और ये क्या आपका CaSO4 हाफ H2 प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस से आपने क्या बना दिया, जिप्सम बना दिया। अगर यही जिप्सम को अगर आप 273 डिग्री केल्विन पे हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये रिवर्स प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, दोबारा रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद सबसे इंपोर्टेंट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl को जब हम वाटर से रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपकी 5 की 5 रिएक्शन, 5 की 5 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये आपको डायरेक्ट आपके एमसीक्यू में, डायरेक्ट आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में इसकी प्रिपरेशन आ ही सकती है, इसकी हमें प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आपका थर्ड क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखो आपको ना इसमें एक छोटी छोटी बातों का और भी ध्यान रखना पड़ता है। कई बार आपको 1 मार्क्स में या एमसीक्यू में या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, उसकी पीएच कलर क्या होगा, उसका पीएच कलर होगा आपका ब्लू। ठीक है, उसकी पीएच कितनी होगी, 10। क्या नेचर है उसकी, बेसिक इन नेचर। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसका कलर क्या होगा, आपका ब्लू कलर होगा। ठीक है, और आपकी पीएच कितनी होगी, इसमें 10 पीएच होगी। और नेचर क्या होगी उसकी, बेसिक इन नेचर होगी। और इसके साथ साथ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के साथ साथ आपको लेमन जूस की नेचर, वैल्यू और इसकी सारा कुछ ध्यान में रखना है इसमें आपने। और प्योर वाटर, गैस्ट्रिक जूस, ये सभी बातों का भी आपने इसमें खास ध्यान रखना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लेमन जूस, प्योर वाटर और गैस्ट्रिक जूस, इन चारों में से आपको एक तो 100% पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद आ गया आपका एसेंशियल ओरिजिन। इसमें क्या कहा है आपको, हाइड्रोजन गैस, जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। और इसका मतलब क्या है, जब आपका जिंक होता है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। जब आपका जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपकी हाइड्रोजन गैस उसमें प्रोड्यूस नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उसमें आपकी स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज हो जाता है वो। अगर वो स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज हो गया तो उसके में आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। इसके लिए आपके ए और रीजन दोनों के दोनों क्या है, आपके करेक्ट हैं। ठीक है, असर्शियल और रीजन आपके इसमें क्या है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। और इसके साथ ही हम नेक्स्ट में करेंगे आपके एमसीक्यूज। और इसके साथ ही बेटा हम शुरू करते हैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस। और एसिड, बेस एंड सोल्ट में आपके जितने भी इंपोर्टेंट और लास्ट ईयर में जितने बार भी रिपीट हो चुके हैं, अब तक जो हर बार रिपीट हो रहे हैं, वो ही हम एमसीक्यू इसमें डिस्कस करेंगे। और आपको मैंने पहले ही बताया था, इसमें आपके 2 एमसीक्यू आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर में से आपके 2 एमसीक्यू पेपर में आएंगे ही आएंगे। और जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है आपका बेटा, सिलेक्ट वॉशिंग सोडा। और मैंने आपको उस टाइम करवा दिया अभी
5 आपने ऐसे प्रोसेस कह सकते हो, आप केमिकल रिएक्शंस कह सकते हो कि आपने इतने अच्छे से उसको लर्न कर लेना है कि उसके बिना आपका एसिड बेस एंड सोल्ट बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। देखो आपका डायरेक्ट एमसीक्यू, ये एमसीक्यू आपका पता नहीं कितने बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, कि आपको इसमें डायरेक्ट पूछा है कि वॉशिंग सोडा इसमें आपने सिलेक्ट करना है, तो आपको इसमें साफ साफ यही दिख रहा है कि आपको इसमें आंसर क्या है आपका थर्ड ऑप्शन Na2CO3.10H2O मॉलिक्यूल्स, तो आपका इसमें आंसर आ गया सी। नेक्स्ट देखो आपका, तो इसमें आपने वो मॉलिक्यूल वो कंपाउंड बताना है जिसमें आपके सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको ये बात पहले बता दी कि वो आपका कौन सा ऐसा वाटर मॉलिक्यूल्स है, कौन सा ऐसा आपका कंपाउंड है जिसमें आपके सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर क्या जाएगा आपका डी Na2CO3। आपको पता है कि ये क्या होता है आपका वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा में ही आपके सबसे ज्यादा क्या होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले क्या बेटा बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं कि आपने वो आपके 5 फॉर्मूले आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। अगर आपको वो टिप्स पे नहीं है ना, फिर आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट बिल्कुल अधूरा है, ठीक है। और अगर आप इतने क्वेश्चन भी करके जाओगे ना पेपर में, तो आपके 100% से 100% यहां से पूरा हो जाएगा। 100% पेपर आपका यहां से कवर हो जाएगा इस चैप्टर में से, अगर आप ये करके जा रहे हो। उसके बाद 10 ml ऑफ H2SO4 इज मिक्स्ड विद 10 ml ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड सेम कंसंट्रेशन के साथ। तो हमारा इसमें यूनिवर्सल इंडिकेट्स, अगर इसको मिक्स करेंगे तो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेट्स कौन सा आएगा इसमें। तो इसका आंसर बेटा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताओगे कि अगर हम 10 ml ऑफ H2SO4 को मिक्स कर दे किसमें 10 ml ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ सेम कंसंट्रेशन में रखे, तो उसका यूनिवर्सल इंडिकेटर उसका कलर कौन सा आएगा, रेड आएगा, येलो आएगा, ग्रीन आएगा, ब्लू आएगा। इन चारों में से उसका कौन सा यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें मिलेगा, ठीक है। तो यही है बेटा इसके सबसे ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके हर बार रिपीट हो रहे हैं, और मुझे लगता है इनमें से 3 में से पक्का एक तो आपके पेपर में 100% पड़ा है। 100% बेटा गारंटी दे रहा हूं इस बात के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चैप्टर मूव करते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। इसके साथ बेटा हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर आपका मेटल एंड नॉन मेटल, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे आपका कि इसमें कितने मार्क्स का पेपर आपका इसमें से आएगा। सबसे पहले आप देखो इसमें आपका 6 मार्क्स का पेपर आएगा। इसमें 6 मार्क्स में से जिसमें आपके 4 मार्क्स का एक आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और आपको इसमें 2 आपको आएंगे इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं किया तो आपने पूरा मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर ही नहीं किया। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हर साल ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये आपका इसमें पूरा का पूरा प्रोसेस है। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपका अभी यहां पे आया हुआ है केस स्टडी के बेसिस पे। केस स्टडी के बेसिस पे आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें आपने पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर को एक्सप्लेन करके आना है, ठीक है। जिसमें आपके ना क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे देखो व्हाट इज कैथोड एंड एनोड मेड इन रिफाइनिंग ऑफ कॉपर बाय दिस प्रोसेस, ठीक है। आपने ये बताना है इसमें कैथोड और एनोड क्या काम करते हैं। आपको साफ साफ ये बात क्लियर है कि जो आपका कैथोड होता है, कैथोड पे क्या होती है, एक प्योर मेटल होती है। कैथोड क्या होती है आपके एक प्योर मेटल होती है, और एनोड क्या होती है आपकी एक इम्प्योर मेटल होती है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखो, नेम द सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन इसमें यूज किया जाता है, आपको पता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसमें आपका यूज किया जाता है, और इसमें आपने इसका फॉर्मूला भी लिखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम जिंक से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, और इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो आपका क्या होगा इसमें, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका जिंक SO4 प्लस कॉपर क्या हो जाएगा इसमें आपका बाहर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस जिंक, तो क्या बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट प्लस कॉपर आपका इसमें बाहर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें, हाउ कॉपर गेट रिफाइंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब ध्यान से देखो, इसमें जो आपकी कॉपर है, कॉपर कैसे रिफाइन हो सकती है, कॉपर कैसे रिफाइन हो सकती है आपकी, रिडक्शन ऑफ कॉपर आयन।
इन कैथोड। आपको ये बात ना भी साफ साफ क्लियर हो जानी चाहिए। जो आपकी कैथोड होती है, कैथोड क्या होती है आपकी, एक प्योर मेटल होती है। एनोड क्या होती है आपकी, इम्प्योर मेटल होती है। और कैथोड के ऊपर आपकी क्या होती है, रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपकी जो एनोड होती है, एनोड क्या होती है आपकी, प्योर मेटल, जिसके ऊपर क्या होती है आपकी ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपकी जो कॉपर है वो कैसे रिफाइन होगी, कॉपर रिफाइन होगी आपकी रिडक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कैथोड। कैथोड के ऊपर जब कॉपर आयन की रिडक्शन होगी तो आपकी जो कॉपर है वो रिफाइन हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, जिसमें आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर आपने पूरा एक्सप्लेन करके आना है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर में। सेकंड देखो आप इसमें, ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। बेसिक इन नेचर, जो आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं वो किसके नेचर के होते हैं, बेसिक इन नेचर के होते हैं। लेकिन सब मेटल्स शो बोथ बेसिक एंड एसिडिक नेचर। कई मेटल आपके शो करते हैं बेसिक और एसिडिक नेचर दोनों शो करते हैं। व्हाट हैपन, कॉपर इज हीटेड विद एयर। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा पूछा गया है ये कि कॉपर जब एयर से रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। आपको पता है एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन। कॉपर रिएक्ट विद एयर क्या बनेगा आपका, कॉपर ऑक्साइड। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर जब एयर से रिएक्ट करेगी, एयर में आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसमें रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा आपका, कॉपर ऑक्साइड प्रोडक्ट बनेगा आपका इसमें। सम मेटल्स ऑक्साइड कैटेगराइज एज एम्फोटेरिक। गिव एग्जांपल, एम्फोटेरिक क्या होता है अभी आपका, कई मेटल आपके शो करते हैं बेसिक नेचर, ठीक है। और कई ऐसे मेटल होते हैं आपके जो आपके बेसिक नेचर भी शो करते हैं और आपके एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। जो मेटल आपके दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज को शो करते हैं उसको ही हम कहते हैं एम्फोटेरिक। उसको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। जो दोनों आपकी एसिडिक प्रॉपर्टी भी और आपकी बेसिक प्रॉपर्टी दोनों को शो करते हैं उस मेटल ऑक्साइड को हम क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपकी Al2O3। ये इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है एम्फोटेरिक, ठीक है। उसके बाद हमने इस रिएक्शंस को कंप्लीट करना है, ये भी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। तो आपका इसका प्रोडक्ट Na2O सॉलिड है ये, और आपका जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा इसमें आपका NaOH और Al2O3, ठीक है, प्लस NaOH। इससे रिएक्ट करेगा आपका NaAl तो आपके ये आप बनेंगे आपके फाइनल प्रोडक्ट इसमें आपके बनेंगे। इसमें ये आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये आपका सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और उसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन आएंगे, देखो इसमें आपको पूछा है अमलगम, ठीक है, आपके सोल्डर के बेसिस पे क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन के बेसिस पे क्वेश्चन है। ये आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको भी पेपर में देखने को पक्का मिलेंगे, 100% गारंटी है। इसमें आपको इसी से पेपर आएगा। इसी जो मैंने आपके सामने ये 4 क्वेश्चन रखे हैं, इसी 4 क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन पक्के हैं इसमें मेटल एंड नॉन मेटल के, ठीक है। सबसे पहले देखो अमलगम क्या होता है। अमलगम क्या होता है, आपकी एक अलॉय होती है, ठीक है। अमलगम क्या होता है, आपकी एक अलॉय होती है जिसमें अगर जब आपकी मरकरी है, मरकरी रिएक्ट करती है किसी अदर मेटल से तो वो क्या बना देती है, एक लिक्विड क्रिएट कर देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अमलगम। अमलगम क्या होती है, आपकी एक अलॉय होती है जिसमें आपकी जो मरकरी होती है किसी अदर मेटल के साथ कनेक्ट करती है तो वो क्या बना देती है, एक लिक्विड बना देती है, लिक्विड क्रिएट कर देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अमलगम। व्हाई इज द सोल्डर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल फ्यूज। सोल्डर को भी ही क्यों यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल फ्यूज के लिए। भाई इसको हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, इसका लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, लो होता है सोल्डर का। जब आपकी हाई करंट आएगा इस यहां से, जब हाई करंट यहां से पास होगा तो आपका जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा, तो आपके जितने भी स्विच हैं वो सेफ रहेंगे। पता लगेगा आपको इसमें। तो सोल्डर होता है, सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा कम होता है जब आपका पीछे से कोई भी हाई करंट पास होगा। हाई करंट पास होने से तो क्या होगा, जो आपका सर्किट है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जो जितने भी आपकी स्विचेज हैं इलेक्ट्रिकल वो आपकी क्या हो जाएगी, सेफ हो जाएगी। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन देख लो, बहुत सिंपल प्रोसेस है ये। जब किसी भी आयरन और स्टील के ऊपर, आयरन और स्टील के ऊपर जब जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, किसकी कोटिंग की जाती है, आयरन और स्टील के ऊपर जब जिंक की कोटिंग कर दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ये कोटिंग क्यों की जाती है, क्योंकि भाई आपको पता है कि ये किसके लिए की जाती है, प्रिवेंटिंग फॉर रस्ट, रस्ट से बचाने के लिए ये जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन और स्टील के ऊपर, ठीक है। उसके बाद इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर नेम द कैथोड एंड एनोड एंड यूज्ड
और इसमें आपने ये बताना है एनोड और कौन से कैथोड यूज किए जाते हैं और इलेक्ट्रोलाइट इन द सेल, और इसमें कौन सा सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब आपका कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है। ठीक है, एनोड तो आपको पता ही है, एनोड क्या होता है आपकी इम्प्योर मेटल, एनोड क्या होती है आपकी इम्प्योर मेटल, और आपकी कैथोड क्या होती है आपकी एक प्योर मेटल। और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया जाता है आपका CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, और नेक्स्ट देखो आपका फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड Al2O3 विद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसमें आपका है सारा का सारा थर्माइट प्रोसेस जिसको आपने इसमें एक्सप्लेन करके आना है। और ये आपके हैं विच 4 क्वेश्चन जिसमें आपके सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, इसी से ही आपका पेपर सेट होगा, इसके बाद पेपर जाएगा ही नहीं, 100% गारंटी दे रहा हूं इसके लिए। 4 क्वेश्चन ही आपके मेटल एंड नॉन मेटल से ही बनते हैं और चारों के चारों क्वेश्चन यही आएंगे आपके, हर बार आपके चारों के चारों क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, कभी भी कोई क्वेश्चन सीबीएसई ने चेंज किया ही नहीं। ठीक है, इसी से आपका क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, 2 क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे यहां से। ठीक है, तो इसमें आपके नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद बेटा हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का कार्बोनेट कंपाउंड। ये आपका थोड़ा बड़ा चैप्टर है जिसमें आप देखते हैं कि इसमें आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके कवर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन, 6 मार्क्स का पेपर आपका कार्बन एंड कंपाउंड में आएगा आपको, जिसमें आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और इसमें आपको एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है। हर साल इस पेपर में एक एमसीक्यू और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है। ठीक है, और वो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा बनता है वो हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें देखो मैंने आपके सामने ना कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इन्हीं क्वेश्चन में से ही आपको आएगा कार्बोनेट कंपाउंड में से। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन आपको कोई नहीं बन सकता। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके इसको क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो इसमें हमारे पास कोई कंपाउंड है ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसका CH3COOH, COOH इसका मतलब है इसके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है इसमें विद अ बेस टू गिवन बेस। इसको हमने रिएक्ट किया, देखो ध्यान से, इसमें जो आपका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3COOH, इसको हमने रिएक्ट किया किसके साथ, बेस के साथ। बेस कौन सा हो सकता है आपका NaOH। ठीक है, तो हम देख सकते हैं इसमें CH3COOH, अगर हम इसको रिएक्ट करें बेस NaOH के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अगर हम किसी भी एसिड प्लस बेस को रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट प्रोडक्ट में, और प्लस उसके साथ क्या निकलता है, वाटर। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा CH3COO Na प्लस H2O। तो ये आपकी क्या हो गई, पूरी कंप्लीट रिएक्शन बन गई। देखो अब इसकी नेचर क्या है, जो आपका ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कोई कंपाउंड है, उसकी नेचर क्या है, आपको पता है कार्बोक्सिलिक एक एसिड है, तो इसकी नेचर क्या होगी, एक एसिडिक इन नेचर। और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक, ये मैंने आपको पहले बता दिया। केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन मैंने आपकी यहां पे लिख दी, और उसके साथ इसका सेकंड है, इसके साथ कंपाउंड A react with another compound B have the molecular formula C6H6O in the presence of acid sweet smelling compound। जहां पे आपको ये वर्ड दिख गया बेटा, वहां पे आप समझ जाना किसकी बात हो रही है, स्टेरिफिकेशन की, जहां पे आपका एस्टर फॉर्म्ड होगा। ठीक है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, जिसमें आपको साफ साफ क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके किस प्रोसेस की बात हो रही है यहाँ पे, स्टेरिफिकेशन। और स्टेरिफिकेशन आपका 10th क्लास के साइंस के पेपर में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेरिफिकेशन का क्वेश्चन हर साल पेपर में आता ही आता है, चाहे आपको वो 2 मार्क्स में जाए, चाहे आपको एक एमसीक्यू पूछ ले जाए, चाहे आपको 5 मार्क्स में पूछ ले जाए। 100% स्टेरिफिकेशन एंड स्पोनिफिकेशन, ये दोनों क्वेश्चन ही आपके 100% आने के चांसेस होते ही होते हैं, हर साल आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हमें ए और बी। स्टेरिफिकेशन इसके क्या होता है, देखो स्टेरिफिकेशन में होगा आपका CH3COOH प्लस CH3CH2OH। एक तो आपका एक इसमें होता है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसमें एक होता है आपका अल्कोहल। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपके एस्टर फॉर्म करते हैं। देखो क्या बनेगा आपका CH3COO CH2CH3, तो आपका इसमें क्या बन गया, एक एस्टर बन गया। कैसे, देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्लस अल्कोहलिक ग्रुप पर, तो क्या बना दिया इसने, एक पूरा एस्टर फॉर्म कर दिया। तो ये आपके सामने क्या है, केमिकल रिएक्शन।
ठीक है। तो इसमें जो आपका एसिड का रोल क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, एसिड का रोल क्या है, एसिड इसमें क्या काम कर रहा है, एसिड इसमें काम कर रहा है एक्ट एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ठीक है इसमें। और आपका सेकंड क्वेश्चन, ये आपका दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर के आने के चांसेस बन सकते हैं। उसके बाद देखो आपका सेकंड क्वेश्चन, सैचुरेटेड कंपाउंड ए बिलोंग्स टू होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल ऑन हीटिंग ए विद H2 कंसंट्रेटेड H2SO4, आपको टेम्परेचर दे रखा है टू फॉर्म अनसैचुरेटेड कंपाउंड B, ठीक है, जिसका आपको मॉलिक्यूलर मास है 28U, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें हमने ये बताना है कि कौन से आपके A B C तीनों कौन से कंपाउंड हो सकते हैं। इसमें आपका जो फर्स्ट कंपाउंड है A, वो है आपका इथेनॉल, वो क्या बनेगा आपका इथेनॉल, CH3CH2OH, ये क्या बनेगा आपका ए कंपाउंड इथेनॉल। और दूसरा आपका बनेगा अथीन, बी क्या है आपका इसमें अथीन, C2H2, और सी क्या है आपका इसमें इथेन, C2H6, ये आपके तीनों कंपाउंड बन गए। अब देखो इसमें क्या है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन शो कर दी किसमें हमने, ए और बी में, ए और बी में। ए क्या है आपका CH3CH2OH इथेनॉल, और बी क्या है आपका C2H2, ठीक है इथीन। अब ध्यान से देखो, अगर CH3CH2OH को हम ये अथीन बना लेंगे C2H4, तो आपका इसमें क्या बाहर होगा, वाटर बाहर होगा। तो इसमें क्या बाहर होगा, ये आपका बन गया अथीन, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे ये क्या बन गया अथीन, ठीक है। ए को जब हम ए और बी की कन्वर्सेशन करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा बाहर, वाटर बाहर निकल के आएगा। व्हाट हैपन व्हेन कंपाउंड सी, कंपाउंड सी कौन सा है आपका, कंपाउंड सी है आपका C2H6, ये कौन सा कंपाउंड है, इथेन। इथेन को जब कंबक्शन करेंगे, कंबक्शन का मतलब क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी कंपाउंड को जब कंबक्शन का मीनिंग आए तो उसका मतलब है कि उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करना होता है, हमने रिएक्ट करना है। तो किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस से क्या कंपाउंड निकल के आएगा, आपके पास आएगा CO2 प्लस वाटर, ठीक है। और उसके बाद आपका है इसमें कि इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन, इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है इसकी, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल या वेजिटेबल घी, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फॉर्मेशन ऑफ मिसल, इसका मतलब क्या होता है, देखो सॉप के ना दो पार्ट होते हैं, सॉफ्ट के जितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक तो इसका होता है हेड और एक क्या होती है इसकी टेल, एक क्या होता है इसका हेड और एक क्या होती है इसकी टेल। जो आपका हेड पार्ट होता है, हेड पार्ट होता है वो क्या होता है आपका आयनिक, आयनिक मतलब जो डिसॉल्व होता है वाटर में, अगर वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो वो क्या है हाइड्रोफिलिक, हेड पार्ट को हम क्या कहेंगे हाइड्रोफिलिक, जिसको वाटर से क्या होता है लव होता है, ठीक है। और टेल पार्ट क्या होता है, जो आपका नॉन आयनिक होता है, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, इसका मतलब इसको क्या कहेंगे हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और जो आपका पार्ट वाटर में डिसॉल्व नहीं होता तो वो क्या फॉर्म करता है, वो आपकी मिसल फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या है प्रॉपर डायग्राम बना के ना आपने इसमें कि इसकी जो आपका नॉन आयनिक पार्ट है, जो टेल है आपका हाइड्रोफिलिक, ठीक है, वो क्या करता है आपकी मिसल फॉर्म करता है, ठीक है। जो आपका हेड है वो आपका हाइड्रोफिलिक है, जो आपकी टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। और लास्ट में आएगा आपका उसमें डिफाइन आइसोमर, आइसोमर का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सॉरी जिसमें आपका होता है सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, जिसमें आपका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है सेम, बट आपका इसमें जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है इसमें आपका डिफरेंट होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे आइसोमर। और आपने ब्यूटेन के क्या बनाने हैं, डिफरेंट जितने पॉसिबल हो सकते हैं आइसोमर्स फॉर्म करने हैं, ठीक है। उसके बाद इसने पूछा है कि KMnO4 क्या काम करेगा, किसमें, जब अल्कोहल को हम किसमें चेंज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में, जब अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज किया जाता है तो आपका KMnO4 क्या काम करेगा, ये आपका काम करेगा एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कहां पे काम करेगा, आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और इसमें ये आपके सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
और आपका फोर्थ सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन में से 100% आपको एक ना एक क्वेश्चन पेपर में दिखेगा ही दिखेगा। और इसके साथ सोप में आपको हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या डिफरेंस है। इसमें सोप में आपको फॉर्मेशन ऑफ फोम के बारे में पूछ लिया जाता है कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में किसमें ज्यादा आपकी फॉर्मेशन ऑफ फोम बनेगी। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके सोप में से बन सकते हैं और इसलिए सोप आपका इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 100% क्वेश्चन आपका सोप में से बनेगा ही बनेगा, गारंटी दे रहा हूं इस बात की, 100% बनेगा सोप में से क्वेश्चन। और एक आपका इसमें से बनेगा फर्स्ट में से, फर्स्ट 100%। ये आपके चारों में से एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को ही मिलेगा कार्बोनेट्स कंपाउंड में, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को क्या करते हैं, ओवर करते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी फिजिक्स के टॉपिक के ऊपर, जितने भी आपके फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर में जो भी आपके सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे हमने 1 बाय 1 करके केमिस्ट्री के सारे चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। और जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सारे इतने ज्यादा इंपोर्टेंट हैं, इतने ज्यादा इंपोर्टेंट हैं कि हर साल आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं, जितने भी नेक्स्ट आगे सेक्शन लेंगे आएंगे फिजिक्स के, बायोलॉजी के, उसमें भी आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ही कवर किए जाएंगे जो आपके 100% पेपर में देखने को मिलेंगे। चाहे आप पेपर के बाद इसको मैच कर लेना, खुद मैच कर लेना कि जो आपने वीडियो में करवाए थे वही क्वेश्चन आपके इस पेपर में आए हैं।